कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं चूवूजी को, जो 10,000 साल की गहरी नींद में सोया हुआ है, ये सोचकर कि जब वो वापस आएगा तो अपने इकलौते दोस्त के साथ बैठकर आराम से ड्रिंक लेगा। लेकिन जैसे ही वो अचानक से नींद से उठता है, उसे पता चलता है कि उसका पूरा क्लैन और उसका इकलौता बेस्ट फ्रेंड जमीन से मिटा दिए गए हैं और उनकी लाशों पर बैठकर एक छोटा सा एरोगेंट क्लैन राज कर रहा है, जिसका आज से पहले किसी ने नाम तक नहीं सुना था। उठते ही चूवूजी का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो जिस ताबूत में लेटा हुआ था वो क्रैक हो जाती है और उसे मिलती है इनविंसिबल पावर। इस इनविंसिबल कल्टीवेशन को लेकर वो हेवन पर रूल कर सकता था। इस असीम ताकत को हासिल करने के लिए वो 10,000 सालों तक डीप स्लीप में गया हुआ था। उसके होश में आते ही तभी वहाँ एक गार्डनिंग बीस्ट आ जाता है, एक ऐसा खतरनाक बीस्ट जो किसी भी नॉर्मल कल्टीवेटर को एक ही झटके में मार सकता था। लेकिन वूजी उसे देखकर घबराता नहीं, क्योंकि अब वो सारे कल्टीवेटर्स का किंग बन चुका था, एक इमॉर्टल एंसेस्टर जो सिर्फ अपने एक सिंगल इम्प्रिंट से ही उस बीस्ट को जमीन पर पटक देता है। बेचारा वो खतरनाक बीस्ट जो अब तक हमारे हीरो को धमकियां दे रहा था, वो उसे अपने जान की भीख मांगने लगता है कि प्लीज माय लॉर्ड, मुझे जाने दीजिए, मैं आपको दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगा। वो उस बीस्ट को छोड़ने के बदले उसे क्यूट से गोल्डन पपी में बदल देता है और उसे अपना पेट बना लेता है, जिसका नाम वो रखता है दाहुआन। वो भी अपने न्यू लॉर्ड को पाकर काफी ज्यादा खुश था। अब वॉइड रियल में उसका कोई काम नहीं था, तो वो उस पूरे वर्ल्ड को शटर कर देता है सिर्फ अपनी चुटकियों से। उसकी इतनी खतरनाक टेरिफाइंग पावर देखने के बाद तो दाहुआन की फटकी चौसठ हो जाती है। उसे इतना तो समझ आ जाता है कि अब अगर वो अपने मालिक का लॉयल नहीं रहा ना, तो वो इसी तरीके से मारा जाएगा। फिर वूजी अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से वॉइड रियल के दरवाजे पर एक स्लैश लगाता है, पोर्टल ओपन करके वहाँ से निकल जाता है। अब तक वूजी के वॉइड रियल से निकलने की खबर सारे कल्टीवेटर्स तक पहुँच जाती है। वो तो उसके आने की आहट से ही डर के थर-थर कांपने लगते हैं। आधे लोग शॉक में थे और आधे लोग डिसाइड करते हैं कि वो उसे अवॉइड करते हुए लो प्रोफाइल रहेंगे। इसके बाद वो उसे अपने पुराने इलाके में पहुंचता है, जहां कभी ली क्लैन का ग्रैंड पैलेस हुआ करता था। वहां अब जाओ फैमिली का नया नेम प्लेट लगा हुआ था। ये देखकर उसे काफी ज्यादा हैरानी होती है। ऊपर से जाओ फैमिली के गार्ड्स इतने ज्यादा बदतमीज कि बिना ये देखे कि वो किससे बात कर रहे हैं और उनके सामने कौन खड़ा है, वो उसे जलील करके गाली देते हुए वहाँ से धक्के मार कर निकालने की कोशिश कर रहे थे। वो उन गार्ड्स की बातों को सीरियसली नहीं लेता, बल्कि उसका दिमाग तो कहीं और बिजी था, ये सोचने में कि 10,000 सालों में इतना कुछ बदल गया। आखिर उसका ली क्लैन यहाँ से गया तो गया कहाँ? क्या चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं कि एक एंशिएंट क्लैन इतनी आसानी से डिसअपियर हो गया सिर्फ 10,000 सालों में? और उसका इकलौता दोस्त ली सिंघाई, जिससे मिलने के लिए वो इतना ज्यादा एक्साइटेड था, क्या वापस से नहीं मिल पाएगा? वो 10,000 साल पहले की उस घटना को याद करता है जब उसकी मुलाकात ली सिंघाई से हुई थी। वो बताता था कि पहले वो एकदम यूजलेस कल्टीवेटर था, एक लूजर। तब एक खतरनाक बैटल के दौरान उसकी मुलाकात ली सिंघाई से हुई थी। वूजी की जान बचाई थी उसने, और उसके बाद हमारे हीरो को मिली थी वो लॉन्जेविटी सिस्टम, जिसकी हेल्प से वो अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट करने वाला था। अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए और एक इमॉर्टल कल्टीवेटर बनने के लिए वो 10,000 साल के लिए सर्कुलेशन में चला गया। वॉइड रियल जाने से पहले उसने ली सिंघाई से वादा किया था कि वो उसकी जान बचाने वाले एहसान को चुकाने वापस जरूर आएगा, वो उसके साथ ड्रिंक करेगा। वो उन्हीं पुरानी बातों को याद कर रहा था कि तभी गार्ड की आवाज से वो होश में आता है, जो चिल्ला रहे थे कि यंग मास्टर वापस आ गए। देखो तो सही, वो अपने साथ किसे लेकर आ रहे हैं? उस ली फैमिली की बची हुई चूजी को। जैसे ही वूजी के कानों में ली फैमिली की उस बचे हुए पर्सन के बारे में जिक्र होता है, वूजी का खून खौल उठा है, क्योंकि अब उसे जाओ फैमिली पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो आगे बढ़कर उस कैरेज को चेक करने लगता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, जिसकी हालत काफी ज्यादा बेहाल हुई पड़ी थी। उसे जाओ फैमिली ने चेन से ट्रैप किया हुआ था और वो घोड़ों के साथ उस कैरेज को खींच रही थी। इस लड़की का नाम ली किंगहान है, जो कि और कोई नहीं, ली क्लैन की आखिरी बची हुई सर्वाइविंग ब्लड लाइन है, जिसे जाओ फैमिली के लोग चेन में ट्रैप करके रखते हैं, अपना गुलाम बनाकर। अब ये देखने के बाद तो वूजी से रहा नहीं जाता और वो फटाफट उस कैरेज के सामने पहुंच जाता है। उसकी ये हरकत देखने के बाद जाओ फैमिली के यंग मास्टर को काफी गुस्सा आ रहा था, और बाकी सारे गार्ड्स ये देखकर कि वूजी उनके यंग मास्टर की बेइज्जती कर रहा है, वो उस पर स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वूजी के आगे वो किसी मच्छर जैसे थे, वो तो अपने फिंगर को मूव भी नहीं करता और वो देखते ही देखते एशेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वूजी का ये एरोगेंस और पावर का शो ऑफ देखने के बाद जाओ फैमिली के यंग मास्टर से बर्दाश्त नहीं होता। वो तुरंत अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इसे जान से मार दो। इसने जाओ फैमिली के यंग मास्टर को नाराज करने की जरूरत
मदद की। फिर क्या था, सारे के सारे गार्ड मिलकर एक साथ अपने अपने वेपन्स को थ्रो करके वूजी पर हमला करने की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन जब वूजी देखता है कि उसके दोस्त की ली जिंगहाई की लेगेसी को इन लोगों ने कैसे राख बना दिया है, वो अपने जरा से हमले से उन सारे लो लेवल के कल्टीवेटर को मिट्टी में मिला चुका था। वो सारे गिरते पड़ते उड़ते उड़ते कई माइल्स तक दूर फेंक जाते हैं। इसके बाद बारी आती है जाओ फैमिली के उस यंग मास्टर की, जिसे वूजी अपने सिर्फ एक फिंगर फ्लिक से ही उसकी ब्लेड फेरी को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है, यहाँ तक कि उसके कैरेज के भी चीथड़े उड़ जाते हैं और फिर बेचारा उड़ते उड़ते जमीन पर गिरता है। उन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है, ये कैसा लड़का है जो बिना किसी एफर्ट के इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन ला रहा है। वूजी सीधा पहुँचता है ली किंग खान के पास। सबसे पहले तो वो उसे उसके ट्रैप से आजाद करता है, उसके बाद घुटनों के बल उसके नीचे झुककर उसे खुद पर ट्रस्ट करने को कहता है। पर किंग खान उसे जानती नहीं थी, इसलिए वो उसे थोड़ा डर रही थी। पर वूजी ली जिंगहाई के बारे में जिक्र करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो, मैं उसका बहुत पुराना दोस्त हूँ। ली जिंगहाई का नाम सुनते ही किंग खान रिएक्ट कर जाती है। वो कहती है कि क्या ये वही ओल्ड एंसेस्टर है, ली किंगहाई के दोस्त, आखिर ये इतने यंग कैसे हैं? अब जाओ फैमिली के एंट्रेंस के बाहर ही इतना बड़ा बवाल हो रहा था, उनके यंग मास्टर को घोटा गया तो जाओ फैमिली कैसे चुप रहती। जाओ फैमिली के एल्डर्स काफी हाई लेवल के कल्टीवेटर्स के साथ पहुंच जाते हैं वूजी को घेरने। जब वो वूजी से सवाल करते हैं तो वूजी उनसे ही सवाल करता है कि आखिर ली फैमिली, ली क्लैन गई कहाँ? पर वो एल्डर तो काफी प्राउडली ली क्लैन के बारे में बताने लगते हैं कि कैसे उनकी फैमिली ने ली क्लैन को मिट्टी में मिला दिया। फिर क्या था, वूजी उन्हें साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में कह देता है कि अब वो उनसे ली फैमिली का बदला लेने वाला है। वो एक ही अटैक में उन सारे कल्टीवेटर्स को मिट्टी में मिला चुका था। उसकी पावर देखने के बाद फाइनली किंग खान को उस पर ट्रस्ट हो जाता है और वो वूजी से रिक्वेस्ट करती है कि क्या प्लीज आप मुझे अपना डिसाइपल बनाकर ट्रेनिंग देंगे, मुझे जाओ फैमिली से रिवेंज लेना है अपने पेरेंट्स की मौत का। पर वूजी कहता है कि ट्रेनिंग में तुम्हें सालों लगेंगे और तुम उनसे बदला नहीं ले सकती, क्योंकि उनसे बदला मैं लेने वाला हूँ और आज के आज ही जाओ फैमिली मिट्टी में मिलने वाली है। जब उनका एक भी एंसेस्टर या डिसाइपल जिंदा नहीं बचेगा तो फिर तुम बदला किससे लोगी? ये देखकर कि वूजी का प्लान आज के आज ही जाओ क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का है, किंग खान इस बात को प्रोसेस नहीं कर पाती और फटक से जमीन पर बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सच बोल रहा है, ये सच में जाओ क्लैन को डिस्ट्रॉय करने वाला है। उसकी बातों को जाओ फैमिली का हेडर हल्के में नहीं ले रहा था, इसलिए वो वूजी से जब उसका इंट्रोडक्शन मांगता है, वूजी कहता है कि मैं ली जिंगहाई का दोस्त हूँ। ली जिंगहाई काफी पावरफुल वॉरियर था, उसका नाम बच्चा बच्चा जानता था। ये जानकर कि वूजी इतना पुराना है और एक इमॉर्टल कल्टीवेटर बन चुका है, वो एल्डर फटाफट अपने जाओ फैमिली के एंसेस्टर्स को आवाजें लगाने लगता है, जो थोड़ी देर में वहाँ पहुंचकर वूजी से उसके बारे में पूछने लगते हैं कि पावरफुल दाओइस्ट, आखिर तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? वूजी बिना पलक झपकाए जवाब देता है कि मुझे अपने दोस्त की मौत का बदला लेना है तुम लोगों से। वो एल्डर भी कहाँ कम थे, वूजी को धमकाते हुए कहते हैं कि क्या तुम जानते हो हमारी जाओ फैमिली में 5 ग्रेट एम्परर्स मौजूद हैं, उनके रहते तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। वूजी ने तो ये चुनौती एक्सेप्ट कर ली थी कि ठीक है, जिसको बुलाना है बुला लो, सारे एक साथ मरोगे। वो एल्डर अपने 5 ग्रेट एम्परर्स को बुला लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वूजी बस लंबा लंबा फेंकने वाला बच्चा है जिसे असली ताकत के बारे में अभी कुछ नहीं पता। पर वूजी वहाँ पर एक गोल्डन लोटस पर पैर रखते हुए उन सभी के सामने हवा में पहुँच जाता है। एक सटल मुस्कुराहट के साथ वो उनके अटैक्स को देखना चाहता था। वो सारे एंसेस्टर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पास मौजूद हेवनली मॉन्यूमेंट का यूज करने लगते हैं। सभी ग्रेट एम्परर के पास एक से बढ़कर एक हेवनली ट्रेजर था और वो उसी से अटैक तैयार कर लेते हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो एक साथ इस कचरे को निपटा देंगे। पर वूजी फिर से दोबारा पोलाइट स्माइल के साथ उनके अटैक को पूरी तरह से वैनिश कर देता है, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट किए। ये देखकर तो उन बुढ़ों की फट जाती है, उनकी आंखें बाहर आ गई थी, डर के मारे चीखना शुरू कर देते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, ये किस तरीके का मॉन्स्टर है, बिना किसी भी तरीके का कोई अटैक किए ये हमारे हेवनली ट्रेजर्स को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। इससे पहले कि वो वहाँ से भागने की तैयारी करते, हमारा हीरो फॉर्म में आते हुए कहता है कि अपना शो दिखा दिया, अब मेरा तो देख लो। वो बस एक सिंगल स्टेप लेता है और उस एक स्टेप के इनविंसिबल शॉक वेव से पूरी स्पेस शैटर हो जाती है। वो सारे सीनियर्स एल्डर्स जो खुद को होली लैंड के पिलर्स मानते थे, वो वूजी के एक अटैक को भी सरवाइव नहीं कर पाते और वहाँ से उनका नाम और निशान मिट जाता है। इस खतरनाक पावर को देखने के बाद बेचारा दाहुआन, जिसकी आंखें बाहर आ गई थी, ये सोचकर कि क्या ये मॉन्स्टर
उसका मालिक है। फिर उसकी आंखें चमकने लगती है ये सोचकर कि ये मॉन्स्टर उसका मालिक है। वो तो नाचने लगता है कि अब इस दुनिया में उससे कौन पंगा लेगा जब इतना पावरफुल पर्सन उसके बैक पर है। उसकी हरकतें देखकर तो किंग हान को अजीब लग रहा था कि ये कुत्ता क्यों बावला हुआ जा रहा है। तभी उन एल्डर्स को निपटाने के बाद वूजी कैजुअली वहाँ पर एंटर करता है जैसे कि उसने कुछ बड़ा किया ही नहीं। वूजी दाजुआन के पास आता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें पहरा देना होगा, कोशिश करना कि किसी को भी अंदर एंटर मत होना, क्योंकि उसे ली किंग हान के साथ बात करनी थी। बस फिर क्या था, दाहुआन को पहली बार अपने मालिक से ऑर्डर मिला था तो वो फटाफट अपने बीस्ट फॉर्म में आकर तबाही मचाते हुए वहाँ से निकल जाता है। उसके निकलते ही वूजी ली किंग हान को लेकर एक टैवन के अंदर चला जाता है ताकि वो उससे बात कर सके। टैवन का ओनर जैसे ही वूजी को देखता है डर के मारे कांपना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने हमारे वूजी की फाइटिंग स्किल्स जो देख ली थी। अब इतने पावरफुल पर्सन को नाराज ना कर दे इसलिए वो उन दोनों की एक्स्ट्रा खातिरदारी करा था। यहाँ वूजी ली किंग हान से पूछता है कि अब मुझे बताओ कि तुम ली फैमिली में क्या काम करती थी और ली फैमिली के साथ क्या हुआ। ली किंग हान को थोड़ा वक्त लगता है और फिर वो अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देती है। उसका कहना था कि सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से हजारों सालों पहले मिस्टीरियस ग्रुप अननोन हॉरर्स उनके सेट के अंदर आ गए और देखते ही देखते उनके क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि जब उन खतरनाक मॉन्स्टर्स की एंट्री हुई थी तो एंसेस्टर ली किंग हाई ने उनके साथ फाइट की और आखिरी दम तक अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करते रहे। उन्होंने उस बीस्ट से क्लैन को बचाने के लिए अपनी इनेट सोल तक को दांव पर लगा दिया, लेकिन उन बीस्ट के डिस्ट्रॉय होने के बावजूद ली क्लैन पूरी तरह से मिट्टी में मल चुका था, कुछ भी नहीं बचा था। अपनी बैक स्टोरी बताते हुए किंग हान काफी बुरी तरीके से इमोशनल हो जाती है। अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। इस पूरी दुनिया में वूजी के अलावा अब उसका कोई भी जानने वाला नहीं है। वूजी को उसे अपने साथ रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो उसे चुप कराते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, आज से मैं तुम्हारा एल्डर हूँ और तुम मुझे फॉलो कर सकती हो। मैं तुम्हें सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा ताकि दोबारा तुम्हें कोई परेशान करने की हिम्मत ना करे। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर दाहुआन की एंट्री होती है जो आते हुए बताता है कि लॉर्ड, जैसे कि आपने कहा मैंने जाओ फैमिली को पूरी तरह से साफ करके रख दिया, अब उनका एक भी मेंबर जिंदा नहीं बचा। वूजी काम एक्सप्रेशन के साथ कहता है और किंग हान से पूछता है कि क्या वो कल्टीवेशन की दुनिया में आना चाहती है। किंग हान के हाँ कहने पर वूजी खड़ा होता है और उसे गाइड और प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है और फिर सोचता है कि उसे एक टॉप टायर सेट में भेजना चाहिए क्योंकि वो खुद ट्रेनिंग के तरीके नहीं जानता। दाहुआन एक्साइटेड होकर दाओई होली लैंड का नाम सजेस्ट करता है। अब हजारों सालों से एकांतवास में रहने की वजह से वूजी को अभी करंट अफेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो दाहुआन के सजेशन को एक्सेप्ट करके पहुंच जाता है दाओई होली लैंड की तरफ। हमें दाओई होली लैंड को दिखाया जाता है जहां ब्लू स्काई में लाइटनिंग और गोल्डन एनर्जी के बीच टावरिंग माउंटेन पीक और फ्लोटिंग पैलेसेस दिखाते हैं। जैसे ही वहां वूजी किंग हान और दाहुआन के साथ एंट्री लेता है, वहाँ पर मौजूद गार्ड्स उन लोगों को देखकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। जब वूजी कहता है कि मुझे तुम्हारे एड्रेस से मिलना है, वो वूजी को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि तेरी औकात भी है हमारे एड्रेस से मिलने की। अब ये सुनकर वूजी उसे रिस्पॉन्स देता, उससे पहले ही दाहुआन अपनी पावर शो करता है। उसके एक अटैक पर उन दोनों की शील्ड ब्रेक हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। अपने गार्ड्स के साथ ऐसे अजनबियों को लड़ता देखकर वहाँ पर बाकी सारे एड्रेस भी एंटर हो चुके थे, जो केओस मचाने की वजह से वूजी से नाराज होते हुए कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ आकर तमाशा क्यों कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि हमारे दाओई होली लैंड के रूल्स क्या हैं? वूजी बिल्कुल काम रहता है और कहता है कि वो होली मास्टर को एक डिसाइबल देने आए, जिसके जवाब में वो एल्डर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब तक वूजी समझ गया था कि इन लोगों से बहस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन एल्डर्स ने अपनी पावर रिलीज करके वूजी को धमकाना शुरू कर दिया था। तभी वूजी बिना कोई ज्यादा बकवास किए सिर्फ एक सिंगल स्टेप आगे बढ़ता है, जिसके नतीजे में एक मैसिव इनविजिबल ब्लू एनर्जी शॉकवेव निकलती है और वहाँ की स्पेस को ग्लास की तरह शैटर कर देती है। उस टेरिफाइंग प्रेशर की वजह से वो सभी सीनियर एल्डर हवा में ही उड़ते हुए जमीन पर आ गिरते हैं। वूजी के एक सिंगल स्ट्राइक की वजह से उन सभी एल्डर्स की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे कि वो किसी मैसिव बैटल को लड़ के आए हैं, जहाँ जिंदगी और मौत के सफर में उनकी हालत ऐसी हो गई है। अब तक वो सारे के सारे जो वूजी को जूनियर समझ रहे थे, उन्हें समझ आ जाता है कि ये उनकी पावर लेवल से बहुत ऊपर का बंदा है। तभी वहाँ दाओई होली लैंड के ग्रेट एम्परर की एंट्री हो जाती है, जो शोर को सुन के बाहर आ चुके थे। अपनी आंखों के सामने होली लैंड का ये हाल देखने के बाद वो आंख बबूला हो जाते हैं और वूजी से सवाल करने लगते हैं कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ आकर इस तरीके का डिस्ट्रैक्शन क्यों क्रिएट कर रहे हो? वो एम्परर भी हमारे वूजी को जूनियर समझने की गलती कर रहे थे। तो वूजी उन्हें क्लियर करते हुए कहता है कि पहली बात, मैं कोई जूनियर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, हजारों साल बड़ा हूँ तुमसे। और दूसरी बात, मुझे तो तुम्हारे होली मास्टर से मिलना था क्योंकि मैं उनके लिए डिसाइपल लेकर आया हूँ, लेकिन इन लोगों का स्वागत करने का तरीका मुझे पसंद नहीं आया। अब ये देखकर कि वूजी के अंदर इतना ज्यादा एरोगेंस है, वूजी के जवाब से ग्रेट एम्परर भी नाराज हो जाते हैं। अब इससे पहले कि वो भी फाइट कंडक्ट करते, वूजी अपनी एनर्जी रिलीज करता है और वो सारे के सारे प्रेशर को संभाल नहीं पाते और अपने घुटनों पर आ जाते हैं। वूजी भी लाइक, जब मैं हजारों सालों
सालों पहले यहाँ से गया था, तब मुझे नहीं पता था कि इंसान इतने ज्यादा नीच होंगे। मैं तो बस किंग हान को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक पावरफुल मास्टर ढूंढ रहा हूँ और ये सारे मुझे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। क्या एक अच्छा मास्टर ढूंढने के लिए इतनी मेहनत लगती है? अब ये देखने के बाद कि उनके सामने खड़ा हुआ बंदा ऐसा वैसा नहीं बल्कि एक इनविंसिबल दाओइस्ट है जिससे वो पंगा नहीं ले सकते, तो वो सारे वूजी से माफी मांगने लगते हैं। अब वूजी लड़ने तो आया नहीं था और ये उसके दुश्मन तो थे नहीं, तो वो उनकी माफी को एक्सेप्ट करते हुए उन सभी को अपनी पावर से हील भी कर देता है, जिससे वो सारे भी किंग हान को अपना डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हो गए थे। तभी ग्रेट एम्परर आगे आते हैं और किंग हान की फिजिक को चेक करने के लिए वो अपने स्पिरिट सीकिंग आइज की हेल्प से उसकी फिजिक को चेक करते हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है कि इस लड़की के मेरिडियंस तो पूरी तरह से शैटर हुए पड़े हैं, इसके बोन्स भी डिस्ट्रैक्ट है। कुल मिला के इस लड़की की फिजिक इतनी ज्यादा कमजोर है कि अगर वो उसे सिखा भी दे तो ये पावरफुल नहीं हो पाएगी। इसकी बॉडी में थोड़ी सी प्रोग्रेशन के लिए इस लड़की को सालों तक हार्ड वर्क करना होगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद किंग हान तो काफी ज्यादा अपसेट हो चुकी थी, लेकिन वूजी निराश नहीं होता। वो कहता है कि बस इतनी सी बात, इसकी फिजिक को कैसे ठीक करना है ये तो मुझ पर छोड़ दो, बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मास्टर का है, क्योंकि मुझे इसे तुम्हारा डिसाइपल बनाना है। ये देखकर ग्रेट एम्परर और ज्यादा शौक हो जाते हैं कि वूजी इसकी फिजिक को ठीक कर देगा, जबकि इस लड़की के एक भी सिंगल मेरिडियन सही से वर्क नहीं कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि कहीं ये कोई गॉड तो नहीं। तभी वो उस होली मास्टर के बारे में बताते हैं कि माफ कीजिएगा दाओइस्ट, हमारे होली मास्टर अभी फिलहाल होली लैंड में नहीं है, काम से बाहर गए हैं। तो वूजी उस जगह का पता पूछने लगता है कि जहाँ गए हैं वहाँ का एड्रेस दे दो, मैं वहीं जाके बात कर लूंगा। पर उन्हें पता था कि ये तो चलता फिरता बॉम्ब है, जहाँ जाएगा वहीं विस्फोट करेगा। इसलिए वो उसे शांत करने के लिए कहते हैं कि क्यों ना आप हमारे पैलेस में जाकर रेस्ट करें, जब तक हमारे होली मास्टर नहीं आते तब तक हमें खातिरदारी करने का मौका दे। फिर क्या था, उनकी मेहमान नवाजी को एक्सेप्ट करते हुए वूजी पैलेस के अंदर एंटर करता है। उनकी दी हुई स्पिरिचुअल टी को एंजॉय करते हुए वो अपने मल्टीपल वर्ल्ड रैल्म्स में मौजूद एक ट्रेजर बाहर निकालता है। इस बुक का नाम ताओइज्म बुक था, जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करके बाकी सारे एल्डर्स के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उन्होंने आज तक के इस तरीके के हेवनली ट्रेजर को अपनी आंखों से नहीं देखा था। वो इसके बारे में वूजी से सवाल करने लगते हैं। सबसे पहले तो वूजी उस बुक का नाम बताता है, जिसके अंदर लिखी हुई टेक्निक को मास्टर करने के बाद किंग हान की फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इन एल्डर्स को उसे सिखाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जैसे ही उस बुक के कारनामे इन सभी एल्डर्स के कानों में पड़ते हैं, उन्हें याद आ जाता है कि इस तरीके की किताब के बारे में तो उन्होंने सुना है, लेकिन वो तो हजारों सालों पहले एग्जिस्ट करती थी ना, फिर आज के वर्ल्ड में ऐसा मिलना ये तो नामुमकिन है। बेचारे ये सुनकर शॉक हो रहे थे, जबकि असली झटका भी लगना बाकी था जब वूजी बताता है कि उस बुक के अकॉर्डिंग किंग हान की फिजिक को ठीक करने के लिए उसे हेवन और अर्थ में मौजूद बीस्ट किंग के ब्लड ड्रॉप्स की जरूरत है। तो वो जैसे ही हेवन और अर्थ के बीस्ट किंग के बारे में सवाल करता है, बेचारे एल्डर्स खुद को संभाल नहीं पाते और जमीन पर गिरते हुए कहते हैं कि क्या बीस्ट किंग का ब्लड? सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो सारे यही सोच रहे थे कि यहाँ पर मौजूद सारे ग्रेट एम्परर मिलकर भी फाइट करें तो भी उस बीस्ट किंग को नहीं हरा पाएंगे, तो उसका ब्लड ड्रॉप लाना तो बहुत दूर की बात है। दाहुआन जो कि एक डिवाइन बीस्ट है, वो भी ये सुनकर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसकी चाय उसके मुंह से बाहर आ जाती है। सारे के सारे अपना आपा खो देते हैं जब हमारा हीरो कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस 10 ब्लड ड्रॉप्स लगेंगे, अगर ज्यादा हो तो और अच्छा है। वो तो उस रेयरेस्ट बीस्ट किंग के ब्लड ड्रॉप के बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे कि मार्केट से फ्रूट मंगा रहा हो, जबकि ग्रेट एम्परर तो पैनिक करते हुए पूरी तरीके से हरे पड़ जाते हैं। फिर खुद को संभालते हुए वो बताते हैं कि इस वर्ल्ड में मौजूद 9 फॉरबिडन एरियाज में से वो सी इन रेइनकार्नेशन में मिलेगा। वूजी के लिए ये कोई टास्क नहीं था, तो वो सीधा पूछता है कि वो रेइनकार्नेशन सी कहाँ पर मिलेगी। एल्डर एक स्क्रॉल ओपन करते हैं जिसमें मैप ड्रॉ हुआ था और वो बताते हैं कि ये रहा, साउथ की तरफ सारे नेचुरल बीस्ट्स हैं, तुम्हें बीस्ट किंग भी उसे एरिया में मिलने वाला है। लोकेशन पता चलते ही वूजी वहाँ एक और सेकंड नहीं गुजारता, वो फटाफट से दाहुआन को कॉलर से पकड़ता है और वहाँ से निकलना शुरू कर देता है। बेचारा दाहुआन, जिसका वूजी के साथ जाकर मरने का कोई इरादा नहीं था, वो कहता है कि देखो तुम मुझे अपने साथ क्यों लेकर जा रहे हो, देखो मैं एक सेलेस्टियल बीस्ट हूँ, अगर किसी को स्लॉटर करना है या डिवोर करना है तो मुझे बताओ, मैं बिलियंस ऑफ लाइफ को एक सेकंड में मार सकता हूँ। मैंने आज तक किसी भी दूसरे बीस्ट का ब्लड बोरो नहीं किया है, तो प्लीज इस काम को करवा के मेरी इंसल्ट मत कराओ, मुझे मत लेके जाओ। हालांकि वो क्लियरली डर के मारे कांप रहा था, मरने के डर से उसका तो रोना निकल जाता है। वह इसके जाने के बाद बाकी सारे एल्डर्स आपस में इसी बारे में बात कर रहे थे कि शायद इस लड़के को पता नहीं है कि हेवन और अर्थ का वो बीस्ट किंग कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। उसे लगता है कि वो इतना पावरफुल है कि वो उस बीस्ट का ब्लड आराम से बोरो कर लेगा। मुझे तो डर है कि अब ये जिंदा वापस नहीं आने वाले। वूजी
अपनी वॉइड realm की पावर का यूज करता है और एक फ्लैश लगाते ही पहुंच जाता है रीइंकार्नेशन सी की तरफ, जहां पर हालत इतनी खराब थी कि चारों तरफ पॉइजनस वेव रिलीज हो रही थी। ये देखकर तो बेचारा था वंडर से कांपना शुरू कर देता है कि मास्टर आप मुझे कहाँ लेकर आए, यहाँ पर मौजूद पॉइजन की वजह से मैं थोड़ी ही देर में मारा जाऊंगा। वो इतना ज्यादा पैनिक कर रहा था कि देखकर लग रहा था कि डर से ही मर जाएगा। वहीं उसकी दूसरी तरफ वूजी को दिखाते हैं, जो इतना ज्यादा शांत था कि बस अपनी थोड़ी सी पावर रिलीज करके वो उस बड़े से सी में मौजूद सारे पॉइजन को रिमूव कर देता है और अपनी तेज आवाज में अनाउंसमेंट करता है कि मुझे इस रीइंकार्नेशन के किंग बीस्ट किंग से मिलना है, मुझे बीस्ट एम्परर का ब्लड चाहिए। उसकी ये आवाज सुनने की देरी थी कि वहाँ पर एक विशालकाय वेव उठती है और उसको चीरते हुए बीस्ट एम्परर उसके सामने आ जाता है, जो कि एक बड़ा सा सर्पेंट था, जिसकी टेरिफाइंग लुक को देखते ही दाऊ वन ठंड से जमना शुरू कर देता है। उसके पावरफुल प्रेजेंस और कल्टीवेशन को फील करते ही बेचारा खुद को संभाल नहीं पाता और अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है। वूजी अभी भी काफी ज्यादा शांत था। वहीं वो बीस्ट एम्परर उसे धमकी देते हुए कहते हैं कि आखिर तू है कौन, क्या तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तू बीस्ट एम्परर से उसका ब्लड बोरो करने आ गया, क्या तुझे डर नहीं लगा। ये बोलने के बाद वो सीधा खड़ा हो जाता है और अपनी चेस्ट ओपन करके अंडरवर्ल्ड के एब्जॉर्ब वेव्स को सेंड करना शुरू कर देता है ताकि वो वूजी को जान से मार सके। वो चाहता था कि वूजी की आंखों में उसके लिए रिस्पेक्ट और डर दिखे, जो कि दिखने का नाम नहीं ले रही थी। पर अभी थोड़ी ही देर में बंदे को रियलिटी चेक जो मिलने वाला है। जैसे ही वो अपने अंडरवर्ल्ड की पावर को रिलीज करता है, हमारा हीरो बिना किसी एफर्ट के अपने हाथ में उस सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर कि उसका सारा पॉइजन इस तरीके से वैनिश हो गया, उसे और ज्यादा गुस्सा आने लग गया था। वूजी उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा ब्लड लेने आया हूँ, फ्री में नहीं बल्कि इसके बदले मैं तुम्हें हेवनली ग्रेड एम्परर पिल देने वाला हूँ। ये सौदा तुम्हारे लिए फायदे का होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर रुक कर तुम इस बारे में सोच लो। तुम्हें फोर्स यूज करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा ब्लड बोरो करूंगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बीस्ट एम्परर ग्रेड हर्ब्स के बारे में सुनते ही बौखला उठता है। वो कहता है कि मुझे पागल समझा है तूने, ये पिल अब एग्जिस्ट ही नहीं करती और तुझे लगता है कि तुम मुझे इस बारे में बेवकूफ बना सकता है। मैं इस रीइंकार्नेशन सी का ग्रेट एम्परर हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। मैं तुझे मार कर भी तेरे सारे ट्रेजर हासिल कर सकता हूँ, तो मैं तेरे साथ बार्गेनिंग क्यों करूँ। ये कहकर वो अपने फुल फॉर्म में आता है, जहाँ उसके जायंट क्लॉज सी को कंट्रोल करते हुए एक और मैसिव अटैक तैयार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ वूजी फिर से उसके अटैक को पूरी तरह से वैनिश कर देता है और ये देखकर अब उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। वो अपने ब्लड का यूज करते हुए उस रीइंकार्नेशन सी के 4 गार्डियन बीस्ट को समन कर लेता है, जो आते ही हमारे हीरो पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिनमें से एक था 4 हेड स्नेक, जिसने तेजी से अपना पॉइजन रिलीज करना शुरू कर दिया था अपने चारों सर से। दूसरा था सी गॉड, जो कि ये जानने में इंटरेस्टेड था कि आखिर वूजी है कौन और कहां से आया है, जिसने इतने पावरफुल रीइंकार्नेशन सी के ग्रेट एम्परर के ब्लड को हासिल करने की जरूरत की। जब उन्हें पता चलता है कि वूजी उन्हें एक डील ऑफर कर रहा है, तो वो उससे बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होकर पूछते हैं कि आखिर वो क्या ऑफर करेगा। बस याद रखे 10 ड्रॉप्स के बदले ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे सुनकर उन्हें वाकई इस डील को करने का मन करे। इस बार वूजी उन्हें ऑफर करता है कि वो ग्रेट एम्परर हर्ब्स के प्लांट देगा, वो भी एक नहीं बल्कि 100। इतना सुना था कि वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं, जैसे कि उन्होंने कोई जोक सुन लिया। वो कहते हैं कि बेवकूफ है क्या, या हमें समझता है, तुझे लगता है कि हम तेरे इस मजाक पर यकीन करेंगे। एक हर्ब हासिल करना नामुमकिन है और तू हमें 100 प्लांट्स देगा। तूने वो हर्ब्स देखे भी हैं या अपने साथ गोभी उठा कर ले आया है। अब तक वो समझ गए थे कि इससे बकवास नहीं करते हैं, बल्कि इसे मारकर आराम करने निकल जाते हैं, क्योंकि ये काफी टाइम वेस्ट कर रहा है उनका। फिर क्या था, वो 4 हेडेड स्नेक बर्निंग हेवन स्पिरिचुअल फ्लेम का यूज करता है। वो अजीब सा ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला क्रिएचर पेल क्रिस्टल अरे बनाता है। वहीं सी गॉड ब्लैक थंडर का यूज करते हैं और उन तीनों का ही अटैक एक साथ वूजी पर होने वाला था। ये अटैक इतने ज्यादा खतरनाक थे कि पूरे सी में हलचल शुरू हो गई थी। अगर ये होता तो एक मैसिव ब्लास्ट होता, पर हमारा हीरो वूजी सिर्फ अपनी 2 फिंगर का यूज करके इस डिजास्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहीं अपनी स्पिरिचुअल चेन से उन सारे गार्डियन बीस्ट को पकड़कर वहीं बैनिश कर देता है। वो सारे पत्थर की मूर्ति की तरह टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। अपनी आंखों से ये नजारा देखकर ताहुआन को यकीन नहीं होता। अब तक डर के मारे जिसकी हालत पतली हो चुकी थी, वो अपने मास्टर की इस खतरनाक पावर को देखकर खुशी से कूदना शुरू कर देता है कि चलो बचने के थोड़े चांसेस तो हैं। क्या सच में मैं इस बंदे की पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहा था? लगता है इनडायरेक्टली मैंने हेवनली एम्परर को अपना मास्टर बना लिया है। मेरी तो बैठे बैठे ही लॉटरी लग गई। 4th गार्डियन, जिसका सामने आना भी बाकी था, अपनी प्रेजेंस की डार्कनेस को शो करते हुए उनके सामने प्रेजेंट हो जाता है। ये था डार्क नाइट। ये भी वूजी से वही सवाल करता है कि मेरे मैजेस्टी को नाराज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वूजी दोबारा पंगे क्रिएट नहीं करना चाहता था, तो इस बार बोलने की जगह वो उनके सामने उस 100 हेवनली हर्ब्स को प्रेजेंट करता है और फिर कहता है, मुझे तुम्हारे बीस्ट एम्परर के ब्लड की 10 ड्रॉप्स
हर्ब्स चाहिए और इसके बदले ये हजारों सालों पुराने हर्ब्स तुम्हारे होंगे, जो कि 100 से भी ज्यादा है। तुम्हारा इसमें फायदा ही होने वाला है। तो एक बार ध्यान से सोच लेना इस डील के बारे में। पहले तो इतने सारे रेयरली ट्रेजर्स जिन्हें अपने नॉर्मल लाइफ में देखना इम्पॉसिबल था, उन्हें एक साथ अपने सामने देखकर उसे यकीन नहीं होता। उसे तो लग रहा था कि वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा इन हर्ब्स को हासिल करने के बाद कि उसे दूसरा कोई बीस्ट हराने वाला नहीं है। ये उसके मास्टर के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। लेकिन आखिर वो इतने सारे रेयरली ट्रेजर को सिर्फ 10 ब्लड ड्रॉप्स के बदले क्यों एक्सचेंज करना चाहता है? हेवनली एम्परर का ब्लड ड्रॉप आखिर इतना तो प्रीशियस नहीं है कि उसके बदले 100 से भी ज्यादा हेवनली ग्रेट हर्ब्स को वेस्ट किया जाए। उसे लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। पक्का इस बंदे के कुछ हिडन मोटिव्स हैं। ये देखकर कि ये भी उसकी बात नहीं मानने वाला, वो उसे अपने सारे हर्ब्स को वापस रखते हुए कहता है कि मैं समझ गया कि तुम इस डील में इंटरेस्ट नहीं है, तो जो करना है कर लो। फिर क्या था, डार्क नाइट अपनी डार्कनेस की पावर को रिलीज करते हुए हमारे हीरो के आसपास एक ब्लड केज क्रिएट कर देता है। पर उसकी इस अटैक को देखने के बाद वूजी उसे सवाल करता है कि तुझे क्या लगता है कि तू मुझे ऐसे मार पाएगा? याद रख ले, मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी तेरे लिए सपना बनने वाला है। पर डार्क नाइट वूजी की सारी बातों को हवा में उड़ा देता है, ये सोचकर कि ये उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। मैं यहाँ का डार्क नाइट हूँ, जो कि ग्रेट एम्परर के ब्लड से क्रिएट किया हुआ है। जैसे ही वूजी को ये पता चलता है, वो समझ जाता है कि ग्रेट एम्परर से अगर मुलाकात ना भी हुई तो इसका ब्लड लेने के बाद उसका काम होने वाला है। फिर क्या था, वो इस खेल को जल्दी खत्म करना चाहता था। उसकी इस तरीके की बातें सुनने के बाद डार्क नाइट को गुस्सा आने लगता है, तो वो मिलियंस ऑफ क्रिएचर्स को उसकी तरफ आगे बढ़ा देता है ताकि वो उसे जान से मार सके। साथ ही बीच बीच में उसे धमकी देते हुए कह रहा था कि तुम्हें पता है, ये मेरे मिलियंस ऑफ बीस्ट अगर तुम पर हमला कर दे तो तुम्हारी हड्डियां तक निचोड़ दे, और फिर तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे पास मौजूद 100 से भी ज्यादा ट्रेजर्स वो मेरे होंगे, और उन सभी को एब्जॉर्व करने के बाद मैं यहाँ का नया ग्रेट एम्परर बन जाऊंगा, इतना पावरफुल, अनस्टॉपेबल, जिसका सामना करने के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ वूजी को दिखाते हैं फॉर्मेशन के अंदर उसकी तरफ चारों तरफ से बीस्ट ने हमला करना शुरू कर दिया था। दाहुआन की तो सिटी पिटी गुल होनी शुरू हो जाती है। पता नहीं ये सेलेस्टियल बीस्ट कैसे बना था, जब भी मुसीबत देखता है तो डर से इसकी हालत खराब होने लगती है। वहीं जैसे ही वो क्रिएचर वूजी के काफी पास पहुंचते हैं, वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है और वो सारे डस्ट की तरह हवा में उड़ जाते हैं। वो एक ही ब्रेथ में सारे क्रिएचर्स को जान से मार चुका था और उस केस को भी तोड़कर बाहर आ गया था। ये देखकर डार्क नाइट को यकीन नहीं होता, लेकिन वो हार नहीं मानता। इससे पहले कि वो अपना दूसरा हमला प्रिपेयर करता, वो उसे अपने 2 फिंगर्स का यूज करके एक स्लैश लगाता है, जिससे डार्क नाइट के चेस्ट पे कट लग गया था, और वो उसके ब्लड ड्रॉप को कलेक्ट करते हुए बिना उसे एक सेकंड दिए पोर्टल ओपन करके दाहुआन के साथ वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद डार्क नाइट को दिखाते हैं, जो अपने घुटनों पर आ चुका था। वूजी की ऐसी टेरिफाइंग पावर देखने के बाद वो इसी बात का शुक्र मनाने लगता है कि अच्छा हुआ उस दाऊस ने मुझे जान से नहीं मारा, वरना तो मुझे लग रहा था कि आज ये मेरी लास्ट ब्रेथ होने वाली है। मैंने इस तरीके का खतरनाक बंदा आज तक नहीं देखा। वही दाओ होली लैंड का सीन दिखाते हैं, जहाँ सारे एडल्ट्स मजे से अपना टी एंजॉय कर रहे थे कि तभी पोर्टल ओपन होता है और वहाँ वूजी की एंट्री होती है, जिसे अपनी आंखों के सामने सही सलामत देखने के बाद वो सारे लोग इतना ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि सबकी चाय का कप गिरकर जमीन पर बिखर जाता है। वो यही सोच रहे थे कि आखिर ये इतनी खतरनाक जगह से जिंदा वापस कैसे आ गया। वूजी इन सभी को इग्नोर करते हुए सीधा किंग हान के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि अब फाइनली तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। अब मैं तुम्हारी फिजिक को गोल्डन लेवल का कर दूंगा, जिसके बाद तुम्हारे लिए कल्टीवेशन जर्नी इजी हो जाएगी। ये सुनना था कि सारे एडल्ट्स और ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि कैसे करेगा ये। जब वो वूजी से सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि तुमसे नहीं करवाऊंगा, खुद करूंगा, और अब तुम देखना मैं किंग हान की लाइफ को कैसे बदलता हूँ। ये कहने के बाद वो किंग हान को लेकर अपने साथ एक क्लिफ किनारे पहुंच जाता है, जहाँ उसके पीछे पीछे दावी होली लैंड के ग्रेट एम्प्रेस भी पहुंच गए थे। जब उन्हें पता चलता है कि हमारा हीरो न केवल सही सलामत वापस आया, बल्कि अपने साथ ग्रेट एम्परर का ब्लड ड्रॉप्स भी लेकर आया, उनकी तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहता कि हमने सच में एक मॉन्स्टर के साथ अपना रिश्ता जोड़ा है क्या। ये बीस्ट एम्परर का ब्लड ड्रॉप लेकर आ गया बिना एक सिंगल खरोच के। इधर वूजी दूसरी तरफ किंग खान की फिजिक को ठीक करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर चुका था, जहाँ वो अपने पास मौजूद रेयरली ट्रेजर हर्ब्स लिक्विड का यूज कर रहा था। साथ ही किंग खान के मेरिडियंस को पूरी तरह से हील करने के लिए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर भी ऐड कर रहा था। ग्रेट एम्परर्स जब एक एक ट्रेजर को गौर से देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर क्रिस्टल फ्लावर नजर आता है। उसे देखकर वो कहते हैं कि क्या वही है जो 5000 साल में एक बार उगता है, वो केओटिक बैम्बू जो कि केओस के सेंटर में बढ़ता है।
क्या ये सारे रेयर ट्रेजर इसके पास इतने ज्यादा अमाउंट में पड़े हैं? उनकी आंखों के सामने जो खजाना पड़ा था, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये वो खजाना है जिसे वो कभी माइथोलॉजी समझते थे। उनके बाप दादा को भी अपनी जिंदगी में देखने का मौका नहीं मिला था, और ये बंदा तो अपने पॉकेट में ऐसे लेके घूम रहा है जैसे कि बेर के बीज लेके घूम रहा हो। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये चलता फिरता होली सेक्ट है। ऐसे ऐसे हर्ब्स जो बंदे को इमॉर्टल बना दे, मरते को जिंदा कर दे। दा हुआन तो ये सारा नजारा देखने के बाद खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसकी तो लार टपकनी शुरू हो जाती है। खुशी के मारे अपनी पूंछ हिलाने लगता है, ये सोचकर कि अगर मैं मास्टर को ऐसे ही फॉलो करता रहा तो वो भी मेरी लाइफ बदल देंगे, और ऐसे छोटे मोटे ट्रेजर तो यूं ही मेरे मुंह पे फेंक के मारेंगे। तभी देखते ही देखते किंग हान का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। उसके मेरिडियंस पूरी तरह से हील हो चुके थे और अब वो ब्रेक थ्रू करने वाली थी। इस प्रोसेस का लास्ट स्टेज था हेवनली ट्रिब्यूलेशन। जैसे ही मौसम अपना रंग बदलना शुरू करता है, वो सारे एल्डर्स वहाँ से भागने की तैयारी में लग जाते हैं कि जल्दी से जल्दी जितना दूर हो सके उतना दूर हो जाओ, वरना अगर ये ट्रिब्यूलेशन उनके ऊपर पड़ी तो देखते ही देखते उनका कचूमर बन जाएगा। उन सभी को भागता देखकर दाहुआन काफी ज्यादा प्राउड फील करा था। वो कहता है कि कैसे भगोड़े हो तुम सारे, इस छोटे से ट्रिब्यूलेशन से डर के भाग रहे हो, आखिर ये हमारा कितना ही नुकसान कर देगा। अभी तो ट्रिब्यूलेशन स्टार्ट भी नहीं हुई थी, बस हल्के से बिजली के झटके मिलते हैं कि उसी में बंदे की हालत खराब हो जाती है। समझ जाता है कि अगर यहाँ रुका तो एशेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अपने मास्टर को वार्निंग देता हुआ वहाँ से भाग लेता है उन एल्डर्स के साथ कि मास्टर जल्दी निकलिए वरना आप ही ऐश बन जाएंगे। लेकिन यहाँ वूजी सिर्फ एक ऑर्डर देता है कि रोल इट, और देखते ही देखते वो ट्रिब्यूलेशन रोल होकर वापस आसमान में मिल जाती है। ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी होने ही नहीं वाली थी। ग्रेट एम्परर्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो यही सोच रहे थे कि क्या इसने अभी हेवन और अर्थ के ट्रिब्यूलेशन को ऑर्डर दिया, ये क्या है, आखिर इसने हेवन और अर्थ को कैसे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इधर जैसे ही दाहुआन नोटिस करता है ना कि सारी की सारी प्रॉब्लम टल चुकी है, तो वापस से अपने प्राउड मोड में आते हुए कहता है कि देखा, मैं तो अपने मास्टर पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ, आप लोग कितने अनप्रॉमिसिंग हैं, उन्हें छोड़कर भाग रहे थे। खुद वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि 1 इंच भी ना हिलाओ इतनी बड़ी मुसीबत देखकर। एल्डर्स के इंसल्ट करते हुए कहता है कि जब आप लोग भाग रहे थे आपने अपनी शक्ल देखी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई चूहा दुम दबा के भाग रहा हो। इतने बड़े एल्डर्स को इस तरीके से दुम दबा के नहीं भागना चाहिए। एल्डर्स को तो उसकी बात पर इतना ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि वो गुस्से में अपने दांत पीसने शुरू कर देते हैं। पर तभी अचानक से फिर से मौसम बदलने लगता है, और इस बार पहले से भी ज्यादा थंडर अटैक होने वाले थे, क्योंकि पूरी तरह से आसमान का कलर चेंज हो चुका था। अब इस खतरनाक व्यू को देखने के बाद दाहुआन 1 सेकंड भी वहाँ वेस्ट नहीं करता, बल्कि एल्डर से पहले तो वो भाग लेता है कि अब इस थंडर के आगे कौन पेरिश होगा भला। एल्डर भी अपने मन में यही सोच रहे थे उसके पीछे भागते हुए कि अभी थोड़ी देर पहले यही उन्हें ज्ञान दे रहा था ना। यहाँ दूसरी तरफ हेवनली दाव थंडर की तरफ से आवाज आती है। आखिर वो कौन है जो हेवन को चुनौती दे रहा है। वूजी प्राउडली अपनी पावर रिलीज करते हुए कह रहा था कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के एंसेस्टर की पूरी तरह से देखभाल करना चाहता हूँ। उनकी आखिरी बची हुई ब्लड लाइन को पावरफुल बनाकर उसकी ली क्लैन को फिर से रिवाइव करना चाहता हूँ। अगर हेवनली दाव उसके रास्ते में आता है तो वो मुकाबला करने से पीछे नहीं हटेगा। उसकी डायलॉग बाजी सुनने के बाद तो ह्यूमनॉइड थंडर उसके सामने आ जाता है। थंडर जिसने फिजिकल फॉर्म ले ली थी। ये देखकर तो एल्डर्स की फटनी शुरू हो जाती है कि बताओ, हेवनली एम्परर भी इस ह्यूमनॉइड थंडर का सामना नहीं कर सकता, उसके भी फ्लैशेस के चीथड़े उड़ जाएंगे। और ये दाओइस्ट छाती ठोक के ऐसे न्योता दे रहा है जैसे कि गिल्ली डंडा खेलने के लिए बुला रहा हो। अब उन्हें पता चल चुका था कि वो इसको डॉच नहीं कर सकते। इसका मतलब उन्हें बैठकर अपनी मौत का तमाशा देखना है। बेचारा छोटा पपी तो रोते हुए कहता है कि कहाँ मेरा बीस्ट किंग बनने का सपना था, लगता है आज यही समाधि बन जाएगी बैठे बैठे। कैसा मास्टर चुना है मैंने, सोचा था कि पावरफुल बनूंगा, लेकिन हर दूसरे दिन डेथ गेम स्टार्ट कर देता है। इधर दूसरी तरफ उस ह्यूमनॉइड थंडर को दिखाते हैं जो कि अपने डिवाइन स्पेयर का यूज करके अटैक प्रिपेयर कर चुका था। वो सीधा डिवाइन स्पेयर को उन दोनों की बॉडी के अंदर एंटर करने की ट्राई करता है, लेकिन यहाँ वूजी ने शील्ड बना ली थी। वो कहता है कि तुमने मुझे डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से मुझे किंग हान के लिए ताई की दाव बॉडी को एक्टिवेट करना पड़ा। इसके बाद वो अपने जाइंट हैंड्स का यूज करते हुए उस ह्यूमनॉइड थंडर को पूरी तरह से क्रश कर देता है, जिसके बाद मौसम साफ हो गया था और सारे एल्डर्स खुश हो जाते हैं। वो अपने घुटनों पर आ जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग वूजी जितना पावरफुल पर्सन आज तक उनके सामने नहीं आया। उनके लॉर्ड भी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसीलिए वो तो उसे अपना एंसेस्टर बनाने को भी तैयार हो जाते हैं। इधर उनकी बातों के बीच में हमें किंग हान को दिखाते हैं जिसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था और अब उसकी फिजिकल कंडीशन पहले से काफी बेहतर है, यानी कि अब वो अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट कर सकती है। जैसे ही बाकी के एल्डर्स को ये पता चलता है, वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ वूजी किंग हान को कहता है कि बस अब तुम्हें कुछ और नहीं करना, बल्कि होली लॉर्ड के आने का वेट
गाइड करना है ताकि वो तुम्हें आगे की प्रैक्टिस कराएं। एल्डर्स ये जानने के बाद कि ये दोनों अब होली लॉर्ड का आने का इंतजार कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि हमारा सुनहरा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है, इस बारे में उन्हें खबर भेज देनी चाहिए। तो वो अपने पास से होली लॉर्ड से कम्युनिकेट करने वाले टोकन को बाहर निकालते हैं। जैसे वो होली लॉर्ड के साथ कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं, वो टोकन स्टोन टोकन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि पहले जे टोकन था। वो सारे एल्डर्स ये देखकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि शायद लॉर्ड के साथ कोई दिक्कत आई है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। होली लॉर्ड के साथ उनके पास वहाँ पर मौजूद एलीट भी जो एक एंशिएंट रून्स को एक्सप्लोर करने गए थे, उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं। शायद वो सारे के सारे ही किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निपटना होगा ताकि वो होली लॉर्ड की हेल्प कर सके। कुछ एल्डर होली लॉर्ड की हेल्प के लिए निकल जाते हैं और कुछ एल्डर डिसाइड करते हैं कि वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर रून्स में क्या हो रहा है। वहीं बाकी एल्डर्स को चीफ एल्डर अनाउंस करते हैं कि बाहर से आने वाली मुसीबतों को भी संभालना होगा, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता लगेगा कि होली लॉर्ड होली लैंड में नहीं है तो दुश्मन उन पर हमला करने की कोशिश करेंगे। तो उन्हें जाकर होली लैंड में भी सिचुएशन को स्टेबलाइज करना होगा। ये बोलकर सभी एल्डर्स अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इसके बाद हमें वूजी को दिखाया जाता है। काफी दिन गुजर चुके थे। वूजी अपने फ्रेंड के डिसेंडेंट की लाइफ को बेटर करने के लिए अपनी लाइफ भी पूरी तरह से चेंज कर चुका था। अब उसके पास करने को कुछ नहीं था और वो होली लैंड में ही स्टे कर रहा था। जब तक कि वो किंग हान को यहाँ का डिसाइपल प्रॉपरली ना बना दे तब तक वो यहाँ से नहीं जा सकता। इसीलिए वो बस होली लॉर्ड के आने का इंतजार करने लग गया था। दूसरी तरफ हमें होली लैंड के ग्रेट एम्परर को दिखाते हैं जो अपने बाकी के एंसेस्टर के पास पहुंच गए थे, जो कि सेक्युलेशन में बिजी थे और हजारों सालों से बैठकर कल्टीवेशन कर रहे थे। जब पहले ग्रेट एम्परर जाकर उन्हें अनाउंस करता है कि कैसे होली लॉर्ड पूरी तरह से रियोन में फंस चुके हैं, उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा, यहाँ तक कि खोज में गए हुए एल्डर्स का भी कुछ पता नहीं चल रहा। तो ये सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें भरोसा था कि एल्डर्स इस सिचुएशन को खुद ही संभाल लेंगे। तभी ग्रेट एम्परर एंसेस्टर से कहते हैं कि आपका बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके होली लैंड में एक मेहमान आया है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसे गॉड लेवल की पावर हासिल हुई है। ये सुनकर पहले तो एंसेस्टर्स को यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, जिस लेवल की तुम पावर की बात कर रहे हो उस लेवल तक अभी तक हम नहीं पहुंचे, जबकि हम हजारों सालों से कल्टीवेट कर रहे हैं। तो ग्रेट एम्परर उन्हें वूजी के बारे में सारी डिटेल देने लगता है कि कैसे वो बंदा 10,000 साल तक सर्कुलेशन में था, उसके पास एक सेलेस्टियल किंग बीस्ट है, यहाँ तक कि उसकी डिसेंडेंट किंग हान जो कि हमारे होली लैंड की डिसाइपल बनने आई थी, वो फिजिकली इतनी ज्यादा वीक थी, उसकी मेरिडियन शैटर हुए पड़े थे। वो उसे ठीक करने के लिए सी बीस्ट किंग के 10 ब्लड ड्रॉप्स को लेकर आया था। ये सुनकर ही एंसेस्टर्स के तोते उड़ जाते हैं। उसके बाद तो जब उन्हें ग्रेट एम्परर से पता लगता है कि वूजी के पास रेयर ट्रेजर है जो कि 10,000 या 20,000 साल पुराने हैं, इतने रेयर ट्रेजर जिन्हें उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा, अपनी पूरी जिंदगी गुजरने के बाद वो एक्सट्रीम अमाउंट में उसके पास अवेलेबल है और वो ऐसे खर्च कर रहा है जैसे कि उसके पास बहुत सारे पड़े हो। ये सुनकर एंसेस्टर को लगता है कि शायद अब किसी बड़े बंदे की बात हो रही है। उसके कारनामों की लिस्ट सुनकर कि उसने कैसे ह्यूमनॉइड स्ट्राइक के साथ फाइट की, उसे अपने एक ही दाओइस्ट फिजिकल फॉर्म के जरिए हरा दिया, किंग हान के फिजिकल अपीयरेंस को पूरी तरह से चेंज कर दिया। एंसेस्टर समझ जाते हैं कि शायद किसी गॉड की बात हो रही है, तो वो फटाफट अपने रूम से बाहर आते हुए कहते हैं कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतने पावरफुल बंदे के बारे में बात कर रहे हो। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई सेलेस्टियल इमॉर्टल बीइंग है जिनको देखना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये कहते हुए वो फटाफट वूजी के पास पहुंच जाते हैं। उनके कल्टीवेशन की प्रेजेंस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, क्योंकि जब वो वूजी के पास पहुंचते हैं आसमान में तहलका मचाते हुए जाते हैं और सीधा वूजी के सामने घुटनों पर आ जाते हैं। वो वूजी को अपने एंसेस्टर की तरह रिस्पेक्ट दे रहे थे। ये देखने के बाद होली लैंड में मौजूद डिसाइपल्स के हाथों से उनकी तलवार छूटकर नीचे गिर जाती है। उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो अपने सेक्ट के पावरफुल एंसेस्टर्स को एक नौजवान के आगे घुटने टेके हुए देख रहे हैं। दाहुआन भी इस मौके का अच्छे से फायदा उठाता है। अपने मास्टर के पावरफुल होने की वजह से वो ओल्ड एंसेस्टर के सामने ऐसे प्रेजेंट करा था जैसे कि वो उनसे ज्यादा पावरफुल हो। वो ऐसे शो करता है जैसे कि वो वूजी के ज्यादा क्लोज है। तो अगर इन ओल्ड एंसेस्टर को वूजी से कुछ चाहिए तो पहले उसे खुश करना होगा। इन्हीं सारी बातों के बीच में वो एल्डर भी वहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे। वो आकर बताते हैं कि एंसेस्टर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, हमारे सेक्ट के होली लॉर्ड एक रून्स में फंस गए हैं जहाँ पर एक खतरनाक अर्थ और हेवन की ब्लड एनर्जी को महसूस किया गया है। वहाँ पे खतरनाक फॉर्मेशन बना है जो कि उन्हें बाहर आने से रोक रही है। पूरी तरह से एंट्रेंस ब्लॉक है, जिससे ना कोई बाहर का बंदा अंदर जा सकता है और ना ही अंदर का बंदा बाहर आ सकता है। ये सुनकर एंसेस्टर्स जल्दी से उस रून्स की तरफ जाने की तैयारी में लग जाते हैं। यहाँ वूजी को भी उस अर्थ और हेवन की स्ट्रेंज फॉर्मेशन के बारे में सुनकर इंटरेस्ट आ जाता है, तो वो भी ओल्ड एंसेस्टर्स के साथ उसी रून्स की तरफ चल पड़ता है जहाँ वो एंट्रेंस के अंदर एंटर करने वाला था कि एल्डर उसे केयरफुल रहने का कहते हैं, क्योंकि वो फॉर्मेशन बैकफायर भी कर सकती थी। आफ्टर ऑल वो एक ब्लड कर्स फॉर्मेशन था, लेकिन वूजी को पता था कि ये छोटी मोटी फॉर्मेशन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो वो अपना थोड़ा सा ऑरा रिलीज करता है, जिससे वो फॉर्मेशन देखते ही देखते ब्रेक हो जाती है।
एंट्रेंस खुल जाता है और वो सारे ruins के अंदर एंटर करते हैं। जाकर देखते हैं कि उनके सारे एल्डर्स बेसुध होकर जमीन पे पड़े हैं। वहाँ पे एक और चेन से ट्रैप ताबूत भी मौजूद था, जिसके अंदर से काफी डिमोनिक एनर्जी बाहर रिलीज हो रही थी और वहाँ पर मौजूद एल्डर्स जो कि बेहोश थे, उनकी बॉडी से वो ताबूत धीरे धीरे एनर्जी सोख कर रहा था और ऐसा करते हुए तेजी से उसकी डिमोनिक पावर बढ़ती जा रही थी। उस कॉफिन की ब्लड एनर्जी को सेंस करने के बाद ये सारे एल्डर्स डर से कांपने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि क्या ये वही खतरनाक डीमन है जिसके बारे में उन्होंने एंशिएंट टाइम्स में सुना था कि ये लोगों की ब्लड एनर्जी को सक करके खुद को पावरफुल कर लेता है। इधर जैसे उस डीमन को सेंस होता है कि उसके पास पावरफुल कल्टीवेटर्स आ गए हैं जिनकी एनर्जी को सक करके वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो वो उन एल्डर्स को धमकाते हुए कहता है कि तुम लोग कितने ज्यादा खुशनसीब हो कि तुम्हारा नरिशमेंट एक ग्रेट डेटी एब्जॉर्ब करने वाला है, जिससे तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों पे दर्ज किया जाएगा कि कैसे एक ग्रेट डीमन को पावरफुल बनाने में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन था। ये कहकर उन लोगों को डराने के लिए अपनी एनर्जी को और ज्यादा तेजी से रिवील करने लग जाता है, जिससे बेचारे सच में डरने लग जाते हैं। इतना ज्यादा डर जाते हैं कि फाइट बैक तक नहीं करते। इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये होली लैंड के एंसेस्टर हैं, जो कि हजारों सालों से कल्टीवेशन करके खुद को पावरफुल कर चुके हैं। उल्टा दूसरी तरफ वूजी को दिखाते हैं, जो ऐसे उसके छोटे मोटे ट्रिक्स को देखने के बाद स्माइल करते हुए कहता है कि कॉफिन के अंदर बंद जोकर उसकी ये सोचने की जरूरत कि वो मुझे सोच रहा है कि वो मेरी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तभी वूजी के कुछ और कहने से पहले ही दाहुआन अपने मास्टर के आगे आ जाता है और छाती तान कर ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे कि वो अपने मास्टर के लिए कोई भी अटैक सहने को तैयार है। नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि दाहुआन के अंदर अचानक से अपने मास्टर के लिए लॉयल्टी और बहादुरी आ गई है, तो आप गलत है। असल में दाहुआन को पता चल चुका है कि उसके मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल है, तो वो उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। इसलिए वो उस डीमन को इसीलिए धमका रहा है क्योंकि उसे शो ऑफ करना है अपने मास्टर के आगे कि वो लॉयल हो चुका है। बैक ऑफ द हेड उसे पता है कि उसे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और उसके मास्टर सारे मैटर को खुद ही संभाल लेंगे। होता भी ऐसा है। वूजी हमें बताता है कि कैसे हजारों सालों के बाद डीप स्लीप से निकलने के बाद उसे इनविंसिबल कल्टीवेशन पावर मिली, जिसे जानकर ये ओल्ड एंसेस्टर उससे अपने लोगों को बचाने की भीख मांगने लगे, वरना वो ये अर्थ और हेवन की सो कॉल्ड फॉर्मेशन में नहीं आता। हालांकि उसे इंटरेस्ट आया था, लेकिन वो खुद से आने के लिए तैयार नहीं हुआ था। एल्डर्स ने घुटने टेक कर उससे रिक्वेस्ट किया था कि वो उनके साथ जाकर उनके लोगों को बचा कर लेकर आए। तभी वो यहाँ आने के लिए तैयार हुआ था और यहाँ आने के बाद एक जोकर जैसा डीमन, जो इतने सालों से इस रूइन के अंदर इस कॉफिन में बंद होकर लोगों को टॉर्चर कर रहा है, लोगों की ब्लड एनर्जी को सक करके खुद को पावरफुल कर रहा है, वो उसकी ब्लड एनर्जी को सक करने का सपना देख रहा है, वो भी शेमलेसली उसके मुंह पर। वो चाहे तो इसे 2 फिंगर में ही निपटा सकता है। ये कहने के बाद वो सच में ऐसा करता है, अपनी 2 फिंगर से उस कॉफिन के चीथड़े उड़ा देता है, जिससे वो ब्लड डीमन उसके सामने प्रेजेंट हो चुका था, जिसकी फिजिकल फॉर्म सच में काफी ज्यादा दमदार लग रही थी। एडल्स उसकी फिजिकल फॉर्म को देखकर कहते हैं कि क्या ये सच में वही ब्लड डीमन है जिसने काउंटलेस पावर हाउस को स्लॉटर किया, वो भी अकेले। अगर ये वही है तो हम लोग काफी बड़ी मुसीबत में पड़ गए। पता नहीं वूजी उनसे अकेले निपट पाएगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ वो डीमन तेजी से अपनी पावर रिलीज करते हुए वहाँ पर एक तेज ब्लड एनर्जी फैला देता है, ये कहकर कि तूने, तेरी इतनी हिम्मत बेवकूफ कल्टीवेटर, तूने मेरे कॉफिन को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसके लिए तुझे पछताना पड़ेगा, क्योंकि तुझे पता नहीं कि तेरा सामना किससे हो रहा है। ये कहकर सबसे पहले तो वो अपनी ब्लड एनर्जी का यूज करके वहाँ पर मौजूद एंसेस्टर्स को उस रूइन से बाहर फेंक देता है। बेचारे उसकी एनर्जी से टकरा कर दीवार तोड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ वूजी को कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट कर ली थी, जिससे ये ब्लड एनर्जी उसे टच तक नहीं कर पाती। उल्टा वूजी अपनी दाओस्ट हैंड का यूज करके एक ही प्रेशर से उस बंदे को जमीन पर लिटा देता है। जमीन पर चारों खाने चित होने के बावजूद भी उस ब्लड डीमन की अकड़ कम नहीं होती। वो वूजी को धमकी देते हुए कहता है कि तुझे क्या लगता है तू मुझसे ज्यादा ताकतवर है? एक बार मेरे मास्टर अपने यिन और यान एनर्जी को वापस हासिल कर ले, उसके बाद वो तुझे बताएंगे कि तू क्या चीज है। उससे पहले मैं तुझे दिखाता हूँ कि उनके सर्वेंट्स आखिर कितने पावरफुल होने वाले हैं। ये कहकर वो बंदा खड़ा होता है, ब्लड वेसल का यूज करता है और अपनी बॉडी पर वेन्स की हेल्प से शील्ड क्रिएट करना शुरू कर देता है। उसने अपने फुल ब्लड डीमन वाले फॉर्म को एक्टिवेट कर दिया था। उसे लग रहा था कि अपने फॉर्म में आने के बाद अब वो फाइनली वूजी को हरा देगा, लेकिन उस बंदे के ये सारे खतरनाक टैक्टिक्स यूजी के लिए बस एक ट्रिक्स थे। वो कहते हैं कि इन छोटे मोटे ट्रिक्स का मेरे आगे कुछ असर नहीं होने वाला। ये कहकर वो अपने फिंगर को फिर से मूव करता है और देखते ही देखते उस बंदे को जमीन पर ला पटकता है। वूजी ने उस बंदे के ब्लड वेन्स को भी पूरी तरह से शटर कर दिया था, जिससे अब वो और ज्यादा कमजोर हो जाता है और अब उसमें दोबारा उठने की ताकत नहीं बची थी। इसीलिए जब वो देखता है कि वूजी काफी ज्यादा सीरियस है और उसे मार सकता है सिर्फ एक सिंगल ब्रेथ में,
तो वो अपनी जान की भीख मांगना शुरू कर देता है कि मुझे माफ कर दीजिए मॉर्टल लॉर्ड, मुझे पता नहीं था कि आप इतने ज्यादा ताकतवर हैं, बस मुझे एक मौका दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगा। पर वूजी उसे वार्निंग देता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 सेकंड है, जिस मास्टर के बारे में तुमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था उसके बारे में मुझे सारी डिटेल्स चाहिए, आखिर वो कौन है और क्या करने वाला है। अब उस ब्लड डीमन को अपनी जान बचानी थी, इसीलिए वो वूजी की धमकी से डरकर उसे सारी बातें बताना शुरू कर देता है कि वो मेरे मास्टर हैं, जो कि असल में डीमन किंग है, और इतने सारे डीमंस को उन्होंने कल्टीवेशन वर्ल्ड में स्प्रेड कर दिया है, जो कि उनके लिए यिन और यान एनर्जी कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही वो अपने यिन और यान एनर्जी की पावर को पूरी तरह से हासिल कर लेंगे, जिसके बाद एक जोरदार सायरन बजेगा और देखते ही देखते दुनिया में हर जगह मौजूद डीमंस एक जगह इकट्ठा होकर इस कल्टीवेशन वर्ल्ड पर धापा बोलेंगे। डीमन लॉर्ड का प्लान है कि वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड पर रूल करें, इसी वजह से वो अपनी एक खतरनाक आर्मी तैयार कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोग भी इमॉर्टल्स की ब्लड को सक करके खुद को पावरफुल बना रहे हैं, उस फाइट के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। उनके 2 चमचे जब भी ये लोग किसी भी कल्टीवेटर्स को मारते हैं तो उनकी सोल को कैप्चर करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो अभी जिन बंदों के बारे में ये बात कर रहा था वो यही बता रहा था कि एक बार मैं तुम्हें मार दूं, फिर वो यिन और यान एनर्जी कलेक्टर यहाँ पहुंचकर तुम्हारी सोल को कैप्चर करके यहाँ से ले जाएंगे। ऐसा उसे पहले लग रहा था। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो बंदा अपने घुटनों पर आ गया था, पर वूजी उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो उसे वैनिश करते हुए कहता है कि ठीक है, अब जब वो आने वाले हैं तो मैं उनका इंतजार तो कर लूं। तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है और एनिमल हेडेड 2 पर्सन सामने आ जाते हैं, जिसमें से एक का सर बुल जैसा था और दूसरे का सर हॉर्स जैसा। वो काफी सालों बाद इस पोर्टल के थ्रू ह्यूमन वर्ल्ड में आए थे। वो कहते हैं कितने सालों के बाद फाइनली ये पोर्टल ओपन हो गया और अब हम यहाँ से काफी सारे सोल्स को कैप्चर करके ले जाने वाले हैं। वो दोनों ही इतने सारे कल्टीवेटर्स की सोल को देखकर खुश थे। तभी उनकी नजर वूजी पर पड़ती है। वो दोनों कंफ्यूज होते हुए कहते हैं कि क्या ये हैंडसम सा दिखने वाला लड़का हमें एक्चुअल में घूर रहा है या मुझे वहम हो रहा है। पहले तो दोनों की फट जाती है ये देखकर कि वूजी डायरेक्ट आई कांटेक्ट कर रहा है, जबकि कोई भी लिविंग बीइंग उन्हें नेकेड आईज से नहीं देख सकता। क्या हम दोनों यिन और यांग एनर्जी स्टोर करने से पहले ही पकड़े गए, ये सोचकर डरने लग जाते हैं। वूजी को असाइनमेंट समझ आ जाता है। वो पता लगा चुका था कि अगर वो अभी रिवील कर देगा कि वो इन्हें पकड़ चुका है तो उसे आगे की स्टोरी पता नहीं चलेगी। तो वो क्या करता है, अपने पास एक डिवाइन फ्रूट निकालता है। उस इमॉर्टल फ्रूट की डिवाइन एनर्जी इतनी ज्यादा प्योर थी जिसे सेंस करने के बाद वो दोनों एनिमल हेडेड पर्सन और साथ ही एंसेस्टर भी बहुत ही ज्यादा हक्के बक्के रह जाते हैं। इस फ्रूट की खासियत ये थी कि अगर किसी मर्दे को खिला दो ना तो वो भी जिंदा हो जाए। यहाँ उस पीच को वो एंसेस्टर को पकड़ाते हुए कहता है कि यहाँ पर मौजूद जितने भी घायल लोग हैं ना उन्हें ये खिला दो, वो वापस से सही हो जाएंगे। इनफैक्ट डेड पीपल्स को भी अगर खिला दिया जाए तो वो भी जिंदा हो जाएंगे। एंसेस्टर तैयार थे अपने एल्डर्स को बचाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ वो एनिमल हेडेड डीमंस प्लान बनाने लगते हैं कि कुछ भी करना होगा उन्हें, लेकिन इस पीच फ्रूट को अपने हाथ से नहीं जाने देना होगा। आखिर ये रेयर ट्रेजर उनके मालिक को मिलना चाहिए और किसी को नहीं। इसीलिए वो बाकी लोगों की सोल को कैप्चर करने और उन्हें वापस से सही ना कर पाने की वजह से अपनी पावर यूज करने लगते हैं। लेकिन तभी फूजी जोर से खांसता है और देखते ही देखते उनका वो खतरनाक अटैक जो कि उस फ्रूट को लेकर वहाँ से गायब होने की तैयारी में था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक पल को तो दोनों को लगता है कि क्या ये मॉडल कल्टीवेटर उन्हीं को टारगेट कर रहा है, लेकिन फिर अपना वहम सोचकर वो दोबारा से अटैक प्रिपेयर करने लगते हैं, ये सोचकर कि अगर ये बार बार उनके रास्ते में आ रहा है तो क्यों ना सबसे पहले इसी को निपटा दिया जाए। लेकिन अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद भी वो हमारे हीरो को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि वो इस बार आई कांटेक्ट करके इंटेंशनली चीखता है, जिससे फिर से उनका प्लान फ्लॉप हो जाता है और उनका अटैक उनकी आंखों के सामने धूल बन के उड़ गया था। अब तो वो पूरी तरह से श्योर थे कि एक बार कोइंसिडेंस हो सकता है, 2 बार कोइंसिडेंस हो सकता है, ये बंदा इंटेंशनली उन्हें टारगेट कर रहा है, मतलब ये सच में उन्हें देख पा रहा है और अब उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। तो वो वहाँ पर पोर्टल ओपन करने की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन वो पोर्टल जरा सा ओपन होता है उससे पहले वूजी की आवाज आती है कि बंद करो इसे, और उसके एक कॉर्नर पर वो पोर्टल वापस से सील हो गई थी, जिससे बेचारे ये दोनों एनिमल हेडेड डीमन वहाँ से भाग नहीं पाते और देखते ही देखते वूजी के स्पिरिचुअल चेन आकर उन्हें पूरी तरह से ट्रैप कर लेते हैं। वो दोनों जैसे तैसे वूजी के उन स्पिरिचुअल चेन से खुद को आजाद करवाते हैं, लेकिन अब तक उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जिससे अब उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं बचती कि वो खुद को हाइड कर सके। इसीलिए बेचारे उन सभी मॉडल्स के सामने अपीयर हो जाते हैं। एल्डर अचानक से अपने सामने फिर से 2 डीमन देखकर शॉक रह गए थे कि अब ये कहां से टपक पड़े। वहीं वूजी उन्हें भी वार्निंग देते हुए उनसे सवाल करना शुरू कर देता है। वैसे वूजी ने इनके अटैक करने के पैटर्न को और ये देखकर कि ये कैसे जिन लोगों की सोल कैप्चर नहीं कर पाते उनके डेंटियंस को ब्रेक कर देते हैं, ये जानने के बाद समझ जाता है कि सालों पहले लिन फैमिली के ऊपर जो अनोनिमस और डीमंस हमला कर रहे थे वो शायद इनके ग्रुप के हो सकते हैं। इसीलिए वो इन दोनों से सवाल करता है कि क्या तुम में से किसी ने हजारों सालों पहले लिंग जिंगहाई के साथ फाइट की है या उसकी सोल को कैप्चर करके अंडरवर्ल्ड लेकर गए हो। अब लिंग जिंगहाई का नाम सुनने के बाद वो दोनों थर-थर कांपते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं बॉस, सही कह रहे हैं,
हमने कभी भी उस तरफ कदम भी नहीं रखा। इस पर्सन का तो नाम पहली बार सुन रहे हैं। अब वो लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे कि वूजी को समझ आ जाता है कि ये झूठ नहीं बोल रहे, इसलिए वो कहते हैं कि अब तुम लोगों को मुझे लीड करना होगा। उनके पूछने पर कि कहाँ के लिए लीड करना होगा, वूजी बताता है कि मैं तुम्हारे साथ अंडरवर्ल्ड जाना चाहता हूँ। ये सुनकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो काफी पोलाइटली कहते हैं कि देखिए लॉर्ड, हम आपको नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन हमें लगता है कि अंडरवर्ल्ड जाने से पहले मैं आपको वहाँ की सिचुएशन के बारे में अच्छे से बता दूं। वूजी कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना और ना जानना है, मैं देखूंगा कि आखिर मुझे कौन रोकता है वहाँ जाने से। बेचारे वो दोनों अभी तक वूजी की पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, इसलिए कहते हैं कि हमारे डीमन लॉर्ड इतने पावरफुल है ना कि अगर आप वहाँ कदम भी रखेंगे ना तो वहीं जाने के बाद आप हवा बन के उड़ जाएंगे। मतलब वो इनडायरेक्टली वूजी को धमकी दे रहे थे कि उनके डीमन लॉर्ड कितने ज्यादा पावरफुल है। वूजी उन पर एक खतरनाक अटैक करता है जो कि उन्हें डॉच करते हुए दूर ही निकल चुका था, लेकिन उसकी तबाही देखने वाली थी। ये अटैक शो कराने के बाद वूजी उनसे कहता है कि आइंदा अगर इस तरीके की बातें मेरे सामने की तो दोबारा जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो समझ जाते हैं कि वूजी के आगे ज्यादा जबान नहीं चलानी, वो जो कह रहा है वही करना होगा। यहाँ उनके निकलने से पहले वो पीच फ्रूट अपना काम कर चुकी थी, जिसे देखते ही देखते होली लॉर्ड के साथ साथ बाकी सारे कल्टीवेटर्स भी होश में आ जाते हैं। वो फ्रूट उतना ज्यादा अमेजिंग था कि इनकी कल्टीवेशन को भी बूस्ट कर चुका था। वो सारे लोग ब्रेक थ्रू भी कर चुके थे, लेकिन अनकॉन्शियस होने के बाद उनके साथ जो कुछ भी हुआ उन्हें वो याद नहीं था, इसीलिए अपने सामने अपने एंसेस्टर्स को और अननोन लोगों को देखने के बाद उनका सवाल था कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बेचारे दाहुआन को तो गुस्सा आ जाता है कि इस तरीके से कैसे बोल सकते हो कि तुम हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तुम्हें पता भी है कि अगर हम नहीं आते ना तो मर चुके होते। एक तो मेरे मास्टर ने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें तो अपने घुटनों पर आकर उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, अगर वो ना होते तो तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं सड़ रहे होते। ये बताने के बाद बेचारों को अकल आती है। इससे पहले कि वो हमारे हीरो को थैंक यू बोलते, वो खुद ही कह देता है कि इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि उसे तो इन लोगों से हेल्प चाहिए। और फिर वो बता देता है होली लॉर्ड को कि वो चाहता है कि किंग हान उनकी स्टूडेंट बने और वो किंग हान को बेटर कल्टीवेटर बनने में हेल्प करे। इतना सुनना था कि वो एक ही झटके में मान जाते हैं कि ये तो हमारे लिए ओनर की बात होगी। वैसे जब उन्हें एल्डर्स को पता लगता है एंसेस्टर से कि वूजी कितना ज्यादा पावरफुल है, तो वो उससे डायरेक्ट अपना सीनियर बना लेते हैं। यहाँ वूजी अब यहाँ से डायरेक्ट अंडरवर्ल्ड जाने वाला था, इसीलिए किंग हान की प्रैक्टिस में लगने वाले सारे ट्रेजर्स, रिसोर्सेज, यहाँ तक कि हर्ब्स भी बोन एल्डर्स को प्रोवाइड करके जाता है। बेचारे इतने ज्यादा रेयर ट्रेजर देखने के बाद शॉक में चले जाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें किसी भी चीज की तकलीफ ना हो, इसीलिए हमारा हीरो उन्हें $1,000,000 भी प्रोवाइड करके जाता है। इतना सारा सामान देखने के बाद वो तो यही सोच रहे थे कि इससे तो हम दूसरा क्लैन बना ले। सिर्फ एक डिसाइपल को कल्टीवेट करवाने के लिए इन्होंने इतना सारा सामान हमें दे दिया। यहाँ तो ऐसे ऐसे ट्रेजर पड़े हैं ना जिनका यूज करके वो पूरा पूरा क्लैन खरीद सकते हैं। उनके होली लैंड में मौजूद सारे कल्टीवेटर्स भी अगर ये रिसोर्स यूज करे ना तो भी उन्हें ज्यादा पड़े। अब तो वूजी के लिए रिस्पेक्ट उनकी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। यहाँ जाने से पहले वूजी उन्हें कहता है कि आप लोग भी इन ट्रेजर्स को यूज कर सकते हो, अगर किंग हान के लिए कुछ भी कम पड़े तो आप लोगों को मुझे बस इन्फॉर्म करना है, सारी चीजें आप तक पहुंचा दी जाएंगी। ये सुनकर तो उस ब्लड डीमन का भी गला सूखने लग जाता है, जिसे मैं समझ रही थी कि मर चुका है, हालांकि वो बस घायल हुआ था। वो अपना सर पटक पटक कर वूजी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मास्टर, मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अपना फॉलोवर बना लो। पर वूजी मना करते हुए कहता है कि नहीं, किंग हान मेरे आसपास रहेगी, अगर वो तुम्हें देखेगी तो डर जाएगी। वो एल्डर्स को वहाँ से जाने को कहता है और खुद वो पोर्टल ओपन करके बुल हेडेड और हॉर्स हेडेड पर्सन के साथ अंडरवर्ल्ड जाने की तैयारी में लग जाता है। वूजी के जाने के बाद कुछ दिन तक तो चीजें नॉर्मली कंटिन्यू होती हैं, पर फिर एक दिन उनके सामने एक पोर्टल ओपन होता है और वहाँ से एंट्री होती है एंशिएंट रॉयल फैमिली के सुप्रीम एल्डर की, जिसका नाम हुआंग था और वो एंशिएंट एम्परर रियान का कल्टीवेटर बन चुका था। इस लेवल की पावर हासिल करने के बाद ये जनाब खुद को तोप समझने लगते हैं। इन्हें लगता है कि कोई भी इनके आगे टिक नहीं सकता, बाकी सबको कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट करते हैं। फिर क्या था, अपने घमंड में चोर अपने भतीजे के साथ होली लैंड आ पहुंचता है। वहाँ पहुंचने के बाद उसने सीधी धमकी देनी शुरू कर दी थी कि होली लैंड के होली मास्टर जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। जैसे ही अपने सामने एल्डर्स को खड़ा देखता है, अपनी पावर रिलीज करना शुरू कर देता है, जिससे कुछ तो बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपने घुटने पर आ जाते हैं। और ये सब करके उसे बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि अपने पावर का शो ऑफ करने को जो मिल रहा था। तब पूरे सेट को स्कैन करते हुए उसकी नजर किंग हान पर पड़ती है, जो कि अपने क्लिफ पर मजे से दाहुआन के साथ खेल रही थी, इन सब से बेखबर कि एक इविल पर्सन की नजर उस पर पड़ चुकी है। उस सुप्रीम एल्डर ने तेजी से अपनी हेवनली आई का यूज करते हुए पता लगा लिया था कि किंग हान के पास ताओ किंग ताओइस्ट बॉडी है। ये बॉडी इतनी ज्यादा रेयर है कि वो इस छोटी सी बच्ची को अपना थ्रेट समझने लगता है। गुस्से में अपनी पावर शो करते हुए वो किंग हान के पास आ जाता है, ये कहते हुए कि अब उसे किसी भी कीमत पर ये फिजिक चाहिए। वो पलक झपकते ही किंग हान के पास आ चुका था। ये देखकर ताओ हुआन पूरी तरह से फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि अपने मास्टर के पीछे से उस
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किंग हान को प्रोटेक्ट करने की, तो वो सुप्रीम एडर का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो सुप्रीम एडर उसकी तरफ देखता भी नहीं, बल्कि अपने हाथ से सिर्फ स्वाइप करता है और उसी के प्रेशर से बेचारा हमारा दाहुआन स्लाइड करते हुए काफी दूर माउंटेन से टकरा जाता है। उसकी हालत नाजुक हो चुकी थी, लेकिन वो किंग हान को इस शैतान के हवाले नहीं कर सकता था, इसीलिए फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इस सुप्रीम बीइंग के आगे टिकना उसके लिए मुश्किल था। किंग हान दाहुआन की ऐसी हालत देखने के बाद काफी ज्यादा कमजोर फील कर रही थी। तभी किंग हान को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर होली लैंड के एल्डर्स भी आ जाते हैं, जो कि हुआंग को रोकते हुए कहते हैं कि तुम इस लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकते, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर दूसरी तरफ तो हुआंग उनसे काफी कैजुअली बात करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर अपने बेटे को लाया था ताकि तुम लोग उसे प्रैक्टिस करा सको। वो अपनी कल्टीवेशन जर्नी की शुरुआत करने वाला है और उसके लिए मुझे बेस्ट सेट चाहिए था, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए तुम मेरे बेटे के साथ यहाँ से जा सकते हो। मुझे तो बस इस लड़की की ताकत चाहिए। पर एल्डर्स ये सुनकर अपना अपना वेपन बाहर निकाल कर वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं, ये कहते हुए कि हमारे रहते तुम इस लड़की को छू भी नहीं सकते। पर हुआंग को तो जैसे उन लोगों से कोई मतलब ही नहीं था। अपने एक फिंगर से अपने प्रेशर को रिलीज करता है, जिससे वो सारे अपने घुटनों पर आ जाते हैं। उसका कहना था कि अगर तुम्हारे रहते मैं इसे छू नहीं सकता तो तुम्हारे मरने के बाद इसे अपने साथ ले जाऊंगा। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट ढूंढते हैं, यहाँ पहुँचते हैं और पता चलता है कि यहाँ के एल्डर्स इतने वीक हैं। हुआंग के एक फिंगर प्रेशर की वजह से वो सारे के सारे जमीन पर गिरकर लहूलुहान हो जाते हैं। अब उनमें दोबारा खड़े होकर फाइट करने की हिम्मत नहीं बची थी। इधर तो वो लोग समझ चुके थे कि वो इस बंदे का सामना नहीं कर सकते, चाहे वो मिलकर ही क्यों ना अटैक करे, क्योंकि ये एक एम्परर लेवल का कल्टीवेटर है। और वो बंदा भी उनको डरा हुआ देखकर और ज्यादा धमकाने लग जाता है कि आज मुझे हेवन और अर्थ की कोई ताकत इस लड़की को अपने साथ ले जाने से नहीं रोक सकती। घायल होने के बावजूद भी दाहुआन किंग हान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने खड़ा था, ये कहते हुए कि जब तक तुम मुझे मार नहीं देते तुम किंग हान तक नहीं पहुंच सकते। ये सुनकर हुआंग एक खतरनाक अटैक प्रिपेयर करते हुए कहता है कि ठीक है, फिर तुझे अंडरवर्ल्ड पहुंचा कर ही मैं इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा। जब तुझे मरने की इतनी ज्यादा जल्दी हो रही है तो तेरी ख्वाहिश पूरी करना तो बनता है। हुआंग के अटैक करने से पहले ही यहाँ दाहुआन काफी ज्यादा डर चुका था, लेकिन सामने से नहीं हटता। और ये देखने के बाद उसका नेफ्यू उसे रोकते हुए कहता है कि अंकल वांग, क्या आपने इस बीस्ट को चेक किया? इसके पास क्वाशी एम्परर की ब्लड लाइन है। इसका ब्लड बहुत ही ज्यादा प्योरेस्ट और रेयरेस्ट है। मैं चाहता हूँ कि इसके ब्लड का यूज करके आप मेरे लिए रिफाइनिंग पिल क्रिएट करें। ये भी एक नंबर का क्रोल और घमंडी था। इसकी बात सुनकर हुआंग कहता है कि क्यों नहीं, मेरा इकलौता भतीजा मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है, उसकी ख्वाहिश पूरी करना तो मेरा फर्ज है। अगर तुम्हें इस बीस्ट का ब्लड चाहिए तो आज से ये बीस्ट तुम्हारा हुआ। लेकिन उन दोनों के कुछ भी करने से पहले किंग हान आकर दाहुआन को जकड़ लेती है, ये कहकर कि तुम इसे हर्ट नहीं कर सकते। अगर मेरे एंसेस्टर वूजी को पता चला ना तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। बाकी के एल्डर्स भी खुद को जैसे तैसे संभालते हुए हुआंग से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि इस लड़की को जाने दे। आप नहीं जानते कि इसका इमोर्टल सीनियर कितना ज्यादा पावरफुल है और ये छोटा सा बीस्ट भी उन्हीं का स्पिरिचुअल पेट है। इन दोनों को अगर आपने हर्ट किया तो फिर आपकी खैर नहीं, तुम्हें वो कीमत चुकानी पड़ेगी जिसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब जैसे ही इमोर्टल बीइंग का जिक्र होता है, इस बंदे के कान खड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि मेरे रहते यहाँ दूसरा कोई और पावरफुल बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ का इमोर्टल लॉर्ड भी मैं ही हूँ और सबसे पावरफुल कल्टीवेटर भी मैं ही हूँ, जिसने अपने इनविंसिबल पावर की हेल्प से हेवन और अर्थ को भी कॉन्कर किया हुआ है। मेरे अलावा हजारों सालों से यहाँ पर कोई और इमोर्टल बीइंग एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो तुम अपने दिमाग में ये इल्यूजनरी कैरेक्टर क्यों बिल्ड कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये फेक स्टोरी सुनने के बाद मैं डर जाऊंगा? अब वो बंदा उन लोगों को अपनी कल्टीवेशन की रियल पावर शो करते हुए कहता है कि तुम लोगों ने मुझे इतना डिग्रेड कर दिया है कि अब मैं इस दाओवन होली लैंड को एग्जिस्ट ही नहीं करने दूंगा। आखिर तुम लोगों की मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? देखता हूँ मेरे हमले से तुम्हारा वो इल्यूजनरी इमोर्टल बीइंग आकर तुम्हें प्रोटेक्ट कर भी पाता है या नहीं। वही उसका नेफ्यू भी एक नंबर का हरामी था। वो कहता है कि अंकल, आखिर आप इन जैसे लोअर लेवल के लेवा पीपल के साथ बात करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? बस अटैक करिए और इन्हें जान से मारिए। मैं आपका ये अमेजिंग शो देखने के लिए एक्साइटेड हो रहा हूँ। हुआंग एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता, बल्कि अपने पाम स्ट्राइक से वहाँ पर मौजूद होली लैंड के बैरियर को ब्रेक करना शुरू कर देता है। एल्डर सच में काफी ज्यादा डर चुके थे। उन्हें लग रहा था कि सच में आज उनका अंत हो जाएगा। यहाँ किंग हान को कुछ भी समझ नहीं आता तो वो वूजी को आवाजें लगानी शुरू कर देती है। उसे पता था कि वूजी यहाँ नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी उसे होप थी कि वो उसे ऐसे मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। और उसकी बात बिल्कुल सही थी। देखते ही देखते वहाँ पर वूजी का स्पिरिट फॉर्म अपीयर हो चुका था। पता चलता है कि वूजी ने जाने से पहले होली लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को यहाँ पर रखा हुआ था, जो कि अब इन पर हो रहे हमले को देखने के बाद एक्टिवेट हो जाता है। उसके स्पिरिट फॉर्म के आते ही इस बंदे का अटैक पूरी तरह से काउंटर हो चुका था। अपने अटैक को कॉन्कर होता देखकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है। हालांकि उसे पता था कि ये क्लियरली उस कल्टीवेटर की फिजिकल फॉर्म नहीं है, असल में तो ये एक डॉपलगैंगर है, जिसे कह सकते हैं कि वर्चुअल फॉर्म। लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना ही नहीं, उस स्पिरिट फॉर्म के प्रेजेंस होने के बावजूद उसके ऑरा से उसकी हेवनली एम्परर की सोल
भी ट्रैम्पल हो रही है। वो हेवन का एम्परर है, लेकिन फिर भी अचानक से उसे डर महसूस हो रहा है। इसीलिए अपनी गट फीलिंग को इग्नोर ना करते हुए वो समझ चुका था कि वो जी क्लियरली उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए वो घुटनों पर आकर उसे अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। पर उसके भतीजे को अभी तक एहसास नहीं हुआ था कि वो किसके सामने खड़ा है। इसीलिए कहता है कि अंकल हुआंग, आप इस फैंटम बीस्ट से इस तरीके से डर क्यों रहे हैं? ये तो सिर्फ एक स्पिरिट फॉर्म है ना। अपनी पावर का यूज कीजिए और इसे शैटर कर दीजिए। इस तरीके की स्पिरिट बॉडी को क्रश करने में आपको कितना ही वक्त लगेगा, आखिर आप इसके मुंह क्यों लग रहे हैं? लेकिन हुआंग अपने भतीजे की बातों को इग्नोर करते हुए उस बंदे से माफी मांगने लगता है कि यहाँ पर जरूर कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं एंशिएंट क्लैन रॉयल फैमिली का सुप्रीम एल्डर हूँ, मेरा नाम हुआंग है। मैं यहाँ पर बस अपने भतीजे की प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा सा क्लैन ढूंढते ढूंढते पहुँच गया था। एल्डर्स की तो ये देखकर आंखें बाहर आ जाती है कि एक अनफाइंडेबल एंशिएंट रॉयल फैमिली उनके सुप्रीम एल्डर की भी वूजी के आगे नहीं चल रही है, वो भी अपने घुटनों पर आ चुके हैं। तो आखिर ये बंदा इतना एरोगेंट क्यों ना हो भला? उन्हें वूजी के साथ अपनी पहले मुलाकातें याद आने लगती हैं कि वो सच में उसके साथ ज्यादा ही हार्श हो चुके थे। अच्छा वो वूजी ने उनकी जान बख्श दी थी। इधर ये बेवकूफ अपनी जबान पर लगाम नहीं लगा पाता। मौके की नजाकत को इग्नोर करते हुए वो हमारे वूजी की इंसल्ट करके कहता है कि इस कचरे के आगे घुटने टेक कर आखिर आप रॉयल फैमिली की रेपुटेशन को दांव पर क्यों लगा रहे हैं? उस बंदे की बात भी कंप्लीट नहीं होती और यहाँ हमारा वूजी का स्पिरिचुअल फॉर्म तेजी से अपनी पावर रिलीज करता है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। उसके इस टेरिफाइंग अटैक को देखने के बाद कुछ सेकंड के लिए सबकी सांसें रुक गई थी। यहाँ हुआंग की पूरी बॉडी शेक करने लग गई थी। वो पत्ते की तरह कांप रहा था और सोच रहा था कि इस बंदे की स्पिरिचुअल बॉडी ने हमारे एंशिएंट रॉयल फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट को मेरे हेवनली एम्परर के नाक के नीचे से अपनी शैडोइक पावर का यूज करके डायरेक्टली स्पाइक कर दिया। वो अपने भाई के मोस्ट बिलव्ड इलेजिटिमेट सन की मौत को इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकता। इसीलिए वो हमारे वूजी को धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते हुए मेरे नेफ्यू को जान से मारने की? अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद वो अपने हेवनली एम्परर वाले वेपन को बाहर निकालता है, जो कि एक पर्पल गोल्ड गोर था, जिसका ढक्कन ओपन करते ही वहाँ पर हजारों की तादाद में पर्पल फैंटम्स आ जाते हैं, जो कि पूरी तरह से उस जगह को घेर कर हमारे हीरो पर एक साथ अटैक करने को तैयार हो गए थे। पर वहीं दूसरी तरफ वूजी को दिखाते हैं, जो अकेले उनके सामने नॉर्मली खड़ा था। वो बिना किसी एफर्ट्स के माइटी स्पिरिचुअल वेव रिलीज करता है और देखते ही देखते वो सारे के सारे फैंटम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उस पावरफुल अटैक को अनाइलेट करने की वजह से वो वेपन भी देखते ही देखते 1000 टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। एक वर्चुअल क्लोन की वजह से उस बंदे ने अपने हेवनली एंशिएंट लेवल के टॉप टूल को डिस्ट्रॉय होते हुए देख लिया। उसे समझ आ जाता है कि वो इस बंदे के लेवल का नहीं है, ये उसका मैच नहीं हो सकता। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने ब्लड का यूज करके वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और भागने लग जाता है। लेकिन वूजी उसे ऐसे भागने नहीं दे सकता था, इसीलिए उसी पोर्टल में पहुंचकर अपना अटैक प्रिपेयर कर लेता है, जिससे टकराने की वजह से इस बंदे की हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वो वूजी को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ मारने की कोशिश की तो रॉयल फैमिली तुमसे इस बात का बदला जरूर लेगी। तुम्हें क्या लगता है कि फिर तुम चैन से अपनी जिंदगी गुजार पाओगे? फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, एक बार अगर तुम रॉयल फैमिली के दुश्मन बन गए तो फिर जब तक वो तुम्हें जान से नहीं मारेंगे तब तक उनसे पीछा छुड़ा पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। पर वूजी उसकी बकवास पर ध्यान नहीं देता, जैसे के लिए उसके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। अपनी पावर रिलीज करता है और उस बंदे को भी हवा में डस्ट बनाकर उड़ा देता है, जैसे कि उसका वजूद कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सारी चीजें नॉर्मल थी। एल्डर्स भी अब तक खुद को संभाल चुके थे और अपना काम निपटाने के बाद वूजी का वो क्लोन देखते ही देखते गायब हो जाता है। हमें अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वूजी उन तीनों डीमंस के साथ एंटर कर चुका था। हालांकि अपने इस स्पिरिचुअल क्लोन की हेल्प से उसे होली लैंड में हो रही घटनाओं के बारे में अंदेशा हो जाता है, यहाँ तक कि उसे रॉयल फैमिली के बारे में भी पता लग जाता है। ये जानकर कि उस बंदे ने मरते मरते हमारे हीरो को धमकी दी थी कि रॉयल फैमिली उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो बात उसके कानों में गूंजने लगती है और वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है कि एक बार मैं ये अंडरवर्ल्ड का मैटर सुलझा लूं, उसके बाद यहाँ से निकलकर मैं सीधा उस एंशिएंट रॉयल फैमिली को ही हमेशा हमेशा के लिए मिटा कर रख दूंगा। गुस्से में उसके ये खतरनाक वर्ड सुनने के बाद बेचारा ब्लड डीमन, उसको तो गूज़बम्प्स आने लगते हैं। उसकी बॉडी में ठंडी हवा से सिहरन पैदा होने लग गई थी। वो तो बस यही सोच रहा था कि पता नहीं इस रॉयल फैमिली को कौन सी जुल्म मची थी जो इस मॉन्स्टर से पंगा ले लिया। बैठे बिठाए अब हमेशा हमेशा के लिए उनका नाम इस दुनिया से मिटने वाला है। एक बार फाइट करके ही उसे हमारे हीरो की पावर का अंदेशा हो चुका है। वो तो निराश होते हुए कहता है कि मुझे तो उनका सोच के ही अफसोस हो रहा है, बेचारे अच्छे लोग थे। इसके बाद हमें रॉयल फैमिली का सीन दिखाते हैं, जहाँ के पैट्रिक आराम से बैठकर कल्टीवेशन कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ गलत होने का एहसास हो जाता है। तभी उनकी रॉयल फैमिली का एक एल्डर तेजी से भागते हुए उनके पास आकर बताता है कि लॉर्ड हमारे साथ अनर्थ हो गया। यंग मास्टर ज़ेंग और लॉर्ड हुआंग की लाइफ सोल लैंप पूरी तरह से बुझ चुकी है। इसका साफ सीधा मतलब यही है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। ये सुनकर बेचारे पैट्रिक खुद को संभाल नहीं पाते और इतनी तेजी से अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करते हैं
हैं कि उनके खुद के पैलेस के चीथड़े उड़ जाते हैं। वो गुस्से में इतना ज्यादा आग बबूला हो गए थे कि मेरे खानदान को खत्म करने की आखिर किसके अंदर इतनी जरूरत हुई, जिसने भी ये किया है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले, उसकी 9 की 9 पुश्तों को वो मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। ये कहकर वो अपने पैलेस के बेल को रिंग करने का अनाउंस कर देते हैं, जिससे रॉयल फैमिली में मौजूद सारे के सारे सुप्रीम एल्डर्स एक जगह इकट्ठा हो जाए, क्योंकि वो मीटिंग बिठाने वाले थे। वो एक साथ उस बंदे पर अटैक करने का डिसाइड करते हैं जिन्होंने उसके खानदान को खत्म करने की कोशिश की। सुप्रीम एल्डर्स की मीटिंग में वो उनको बता देते हैं कि उनके छोटे भाई और उनके बेटे को जान से मार दिया गया है। वो दोनों होली लैंड गए थे, उन्हें पता लगाना होगा कि किसने होली लैंड में ये जुर्रत की। बाकी सारे सुप्रीम एल्डर्स भी तैयार हो जाते हैं फाइट के लिए और वो सारे आसमान में तहलका मचाते हुए पहुंच जाते हैं होली लैंड। जब होली लैंड के डिसेबल को पता लगता है कि 10 हेवनली एम्परर लेवल के स्पिरिचुअल मास्टर उनकी तरफ तेजी से आ रहे हैं, तो शौक के मारे बेचारा जमीन पे गिर जाता है, क्योंकि ये अच्छा अंदेशा तो बिल्कुल नहीं था। जैसे ही होली लैंड के एल्डर्स को इस बारे में खबर लगती है कि रॉयल फैमिली के 10 एल्डर्स वहाँ पर पहुंच चुके हैं जो कि कभी भी हमला कर सकते हैं, तो वो अपने डिफेंसिव अरे को एक्टिवेट कर देते हैं। तभी हमें 9 फॉरबिडन एरिया का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एक मिस्टीरियस क्रिएचर अपनी आंखें खोलता है। कल्टीवेशन वर्ल्ड में हो रहे इस कोहराम को सुनने के बाद वो वापस से अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है कि अच्छा हुआ अभी मेरे उठने का वक्त नहीं आया। ये कहकर वापस से सो जाता है। बाहर के क्योस से बेचारा काफी बुरी तरीके से डर चुका था। वापस से सीन होली लैंड की तरफ आता है, जहाँ सभी एल्डर्स गुस्से में उन सभी के आगे अनाउंसमेंट करना शुरू कर देते हैं कि जिस किसी ने भी मेरे बेटे और मेरे भाई को मारा है वो सामने आ जाए। जब उन्हें कुछ देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो सारे के सारे अपनी पावर को कंबाइन करके उस अरे को पूरी तरह से शैटर कर देते हैं। सभी होली लैंड के एल्डर अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से उस अरे को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वो अरे शैटर होती है, वो सारे बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनके अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा जबरदस्त था, दा हुआन बेचारा जो कि अभी तक ठीक भी नहीं हुआ था, वापस से घायल हो जाता है। अब वो तो मरने की कगार पे पहुंच चुका था। उसकी हालत देखकर किंग खान को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से अपने एंसेस्टर की बात ले आती है। वही वूजी का जिक्र करके उन लोगों को बता देती है कि तुम लोग पीछे हट जाओ, वरना अगर वो आ गए तो तुम्हारे भाई की तरह तुम्हें भी निपटा देंगे। ये सुनकर सभी एल्डर्स को पता लग जाता है कि उनके खानदान को खत्म करने का काम किसने किया है, एंसेस्टर वूजी ने। तो वो हम में अनाउंस करने लगते हैं कि अगर तुम अपने खानदान को खत्म होता नहीं देखना चाहते तो अभी के अभी हमारे सामने आ जाओ। वूजी फिजिकली तो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था और उसकी स्पिरिचुअल बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, मतलब अपना काम करने के बाद वहाँ से वैनिश हो चुकी थी। तो किंग खान को भी कोई होप नहीं था कि उसके एंसेस्टर दोबारा यहाँ आ पाएंगे या नहीं। सारे के सारे एल्डर्स भी निराश हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हमें पैट्रिक को दिखाते हैं, वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके एक पावरफुल अटैक प्रिपेयर कर लेते हैं उन सारे एल्डर्स और किंग खान को एक साथ मारने के लिए। इससे पहले कि उनका वो पावरफुल क्लॉ जाकर किंग खान से टकराता, तभी वहाँ पर वूजी का वो क्लोन फिर से अपीयर हो जाता है। पता चलता है कि इस क्लोन को इस तरीके से डिजाइन करके गया है वूजी कि जब जब किंग खान की जान पर बात आएगी, ये उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ऑटोमेटिकली उसके सामने आ जाएगा। इस बार भी वैसा ही होता है। ये अटैक किंग खान को इफेक्ट करने से पहले ही वूजी अपीयर हो जाता है और देखते ही देखते अपनी पावर से रॉयल फैमिली के पैट्रिक के अटैक को शैटर कर देता है। इतना ही नहीं, इस बार तो उसने पैट्रिक को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं दिया था। अपने फिंगर के एक इशारे पर पैट्रिक को हवा में मिला देता है। अपने रॉयल फैमिली के हेड को इस तरीके से एक ही अटैक में वैनिश होता देखकर बाकी सारे सुप्रीम एल्डर्स दहल तो जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो सोचते हैं कि एक साथ मारेंगे तो शायद ये मर जाएगा, इसलिए अपने अपने हेवनली एम्परर वेपन को समन कर लेते हैं, जिनका वेपन एक से बढ़कर एक खतरनाक था। उनके किसी भी अटैक को कंबाइन करने से पहले ही वूजी एक अनाउंस करता है, ब्रोक, और सारे के सारे हेवनली वेपन्स शैटर होकर उनके क्रस्ट जमीन पर गिरते हैं और एक जबरदस्त ब्लास्ट क्रिएट करते हैं। उसके इम्पैक्ट से तो कल्टीवेटर का खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। इधर ये हॉरिफाइंग नजारा देखने के बाद रॉयल फैमिली का एक मेंबर आगे आते हुए अपने ब्लड डेमोनिक आर्ट का यूज करने लगता है खुद को पावरफुल करने के लिए, और उसकी बॉडी में भी वही ब्लड वेन्स नजर आते हैं जो कि हमने ब्लड डीमन की बॉडी में देखे थे। उसके डेमोनिक पावर को सेंस करने के बाद सारे होली लैंड के एल्डर समझ जाते हैं कि लगता है रॉयल फैमिली इतने सालों से ब्लड डीमन के कांटेक्ट में थी, तभी तो वो उनके फॉरबिडन आर्ट को परफॉर्म कर पा रहे हैं। इधर ब्लड आर्ट को परफॉर्म करने की वजह से उनके पास एक खास तरीके का वेपन भी आ चुका था जिसमें डेमोनिक पावर सेंस हो रही थी, लेकिन वूजी के आगे उनका ये पैतरा भी काम नहीं आता। वूजी तो सबसे पहले उनके उस ब्लड रैलिक को डिस्ट्रॉय करता है, जिसके डिस्ट्रॉय होने के बाद वो बंदा भी हवा में बलून की तरफ फट जाता है। अपने टीम लीडर और पैट्रिक के मरने के बाद हेवनली एम्परर रियालन के कल्टीवेटर्स को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि अब तो उनका इससे कोई मुकाबला ही नहीं है, तो वो वहाँ से भागने की करते हैं। लेकिन उनके हवा में जंप करते ही हमारा वूजी उन्हें स्टैचू में कन्वर्ट कर देता है और देखते ही देखते वो धूल बनकर हवा में उड़ जाते हैं। इधर हमें 9 फॉरबिडन लैंड के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर अलग अलग फॉरबिडन एरियाज थे और वहाँ के अलग अलग मास्टर्स थे। हमें 2 मास्टर को दिखाते हैं जो इतना ज्यादा डर जाते हैं। उनमें से एक बंदा अपनी आर्मी से कहता है कि
बड़ी बड़ी दरवाजे को सील कर दिया जाए, किसी को भी पता न लगने पाए कि वो यहाँ पर है। और दूसरा स्कल मॉन्स्टर, वो तो अपने स्वीपर को ही क्राउन पहनाकर वहाँ से भाग जाता है, ये सोचकर कि जान बची तो लाखों पाए, अब वो 1 लाख साल बाद यहाँ वापस आएगा। तब तक उसकी स्कल आर्मी को इस छोटे से स्वीपर को संभालना है। बेचारा छोटा सा स्कल मॉन्स्टर रातों रात झाड़ू पोछा करते करते एक किंग बन चुका, जो कि किसी भी पल मारा जा सकता है, क्योंकि उन सभी को हमारे हीरो वूजी के आने की खबर लग चुकी थी और साथ ही उसके किस्सों की भी। इधर दूसरी तरफ उन तीनों डीमंस को दिखाते हैं। जैसे ही उन्हें वूजी से खबर मिलती है कि उसने रॉयल फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, उन सभी की तो सांस हलक में अटक जाती है कि ये बंदा बिना वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट हुए भी पूरे के पूरे आर्मी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सच में उन डीमंस की इनर थॉट से हमें पता चल जाता है कि इनका सालों से रॉयल फैमिली से लेना देना था। अब जब वो मर गए हैं तो इसका मतलब आउटर वर्ल्ड से उनका कनेक्शन पूरी तरह से कट ऑफ हो चुका है। इसके बाद वो सारे के सारे लोग डार्क स्पिरिट वेल की तरफ पहुंचते हैं, जहाँ का नजारा देखने के बाद डीमंस की तो सोल ही उनकी बॉडी से निकलने वाली थी। ये सोचकर जब वुजी उन्हें कहता है कि उन्हें नीचे कूदना है, अंदर जाना है, वो वुजी को डराना शुरू कर देते हैं कि आप नहीं जानते, अगर यहाँ से कूदेंगे तो हड्डियां भी नहीं बचेंगी, यहाँ पर मौजूद डार्क स्पिरिट्स आपकी हड्डियों तक को चबा जाएंगी, यहाँ कूदना मतलब मौत को दावा देना। हमारी भी फटके चार हो जाती है, लेकिन हमारा वुजी कुछ नहीं सुनता, बल्कि उन्हें सीधा धक्का दे देता है और वो खुद बहुत ज्यादा सॉफ्ट लैंडिंग करता है। वहाँ पहुँचने के बाद उनका स्वागत 2 गार्ड्स कर रहे थे। जैसे ही उन्हें यहाँ पर बुल हेड और हॉर्स हेड नजर आते हैं, वो उनसे सवाल करने लगते हैं कि क्या तुम यिन और यांग एनर्जी लेकर आ गए, वो भी इतनी जल्दी? लॉर्ड तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन जब वो उनके साथ हमारे वूजी को देखते हैं तो उसे अंदर जाने से मना करने लगते हैं, लेकिन वूजी उनकी ज्यादा बकवास सुनता नहीं है, बल्कि वहीं खड़े खड़े उनको गायब कर देता है। बेचारे वो डीमन जो वूजी के साथ सफर कर रहे थे, उन्हें समझ आ रहा था कि वो चलता फुलता बॉम्ब लेकर चल रहे हैं, जिसको अगर उन्होंने थोड़ा सा भी नाराज किया ना तो बिना पलक झपकाए हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से मिट जाएंगे। यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड में आने के बावजूद भी बंदे का ऑरा माइनस नहीं हो रहा है। इससे पहले कि वो सारे लोग डीमन पैलेस के अंदर एंटर करते, तभी वहाँ पर डेमोनिक आर्मी आ जाती है, क्योंकि उन सोल्जर्स ने मरने से पहले अनाउंस कर दिया था कि यहाँ पर कुछ घुसपैठिए घुस गए हैं। इतनी बड़ी डीमन आर्मी को देखने के बाद उनका तो गला सूखने लगता है कि वो इनके साथ कैसे भिड़ेंगे। इसके बाद तो वो डीमन आर्मी के चीफ इन कमांडर को देखते हैं, जो कि एक बड़े से स्कल मॉन्स्टर पर बैठे हुए थे, जिसके 3 सर थे और वो इस आर्मी को लीड कर रहे थे। वो एक ही बार में अपनी आर्मी को इन सभी बार ढाबा बोलने का ऑर्डर दे देते हैं, साथ ही बुल हेड और हॉर्स हेड को अपना ट्रेटर मान लेते हैं। तो वो तीनों डीमन समझ गए थे कि अब तो वूजी का साथ देना उनकी मजबूरी बन गई है, तो खुद को पावरफुल करना होगा ताकि इस आर्मी के साथ लड़ सके। इसलिए अलग अलग पैतरे लगाकर अपनी पावर बढ़ाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन उतने में हमारा वूजी चीफ इन कमांडर को मारकर सारी डेमोनिक आर्मी को अपने कंट्रोल में ले चुका था। वो सारी डेमोनिक आर्मी वूजी की बात क्यों ही नहीं मानती। उन्होंने देखा था कि कैसे हमारे हीरो ने टाइम को स्लो कर दिया था। कमांडर इन चीफ के अटैक्स को स्लो मोशन में देखने के बाद वो उसे मिटा कर रख देता है। अब जो बंदा हेवन के लॉ को कंट्रोल कर सकता था, तो उससे पंगा कौन ही लेता। पर तभी अंडरवर्ल्ड में इस तरीके का क्योस देखने के बाद वहाँ पर यिन स्पिरिट किंग अपीयर हो जाते हैं। डीमन लॉर्ड के बाद ये पहला ऐसा बंदा है जो एंशिएंट टाइम से अंडरवर्ल्ड को रूल कर रहा है, जिसका नाम है यिनलिंग किंग। बाकी डीमंस जो वूजी के साथ खड़े थे, उन्हें तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो अपने सामने इस दूसरे डीमन किंग को देखेंगे, जिसकी पावर सच में काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो बंदा हमारे हीरो को देखने के बाद उसे सवाल करने लगता है कि आखिर उसके पास किस तरीके की पावर्स है, क्योंकि उसने उसकी स्कल आर्मी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। ये सुनकर वो उसे जवाब देता है कि मेरे पास किस तरीके की पावर्स है, ये कैसा सवाल है। अनबीटेबल पावर्स, जिसके आगे कोई नहीं टिक सकता। यिनलिंग किंग को लग रहा था कि वूजी उसके सामने एरोगेंट बन रहा है, अपनी पावर का शो ऑफ कर रहा है। उसे नहीं पता कि असल में वूजी सच कह रहा है। उसे वूजी काफी इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो वूजी को 1-on-1 बैटल के लिए चैलेंज कर देता है, जिसके लिए यूजी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो भी मान जाता है फाइट के लिए, क्योंकि उसे पता था कि वो बड़े आराम से इसे भी हरा देगा। हालांकि वो यिनलिंग से सवाल करता है कि अंडरवर्ल्ड आने की उसकी ये वजह नहीं है कि वो डीमन किंग के साथ फाइट करे, बल्कि वो तो अपने एक पुराने दोस्त को ढूंढने आया है, जिसकी सोल यहाँ मिली तो ठीक, वरना वो हेल तक जाएगा उसे ढूंढने के लिए। हमें पता चलता है कि जिस बंदे के आगे वूजी अपनी जबान चला रहा है, वो भी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, बल्कि हजारों सालों से अपने यिन एनर्जी को रिफाइन करके उसने जो पोजीशन हासिल की है, वो अनबीटेबल है। उसके सामने कितना ही खतरनाक मॉन्स्टर क्यों ना अपीयर हो जाए, वो अपने यिन स्लाइस से ही उस बंदे का खेल खत्म कर देता है। यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड किंग भी उससे ज्यादा पंगे नहीं लेते, क्योंकि उस बंदे का ऑरा ही ऐसा है। आप खुद देखो कितना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहा है। उस बंदे को जैसे ही पता चलता है कि वूजी अपने दोस्त को ढूंढने के लिए अंडरवर्ल्ड हेल की
तरफ जाने वाला है। वो कहता है कि बेशक से तुम्हारे पास अनबीटेबल पावर हो, लेकिन कोई भी इमॉर्टल अंडरवर्ल्ड हेल की तरफ कदम भी नहीं रख सकता, मेरे रहते तो बिल्कुल भी नहीं। वूजी कहता है कि इमॉर्टल्स नहीं, लेकिन मैं रख सकता हूँ। अब यिनलिंग ने कसम खा ली थी कि अब इस एरोगेंस के साथ मैं तुम्हें हेल में जाने नहीं देने वाला। ये कहकर वो क्रिएचर्स को समन करता है जो कि ड्रैगन की तरह दिख रहे थे। वो 4 थे, आते ही सीधा हमारे हीरो के साथ टकरा जाते हैं, लेकिन वूजी एक बैरियर बनाता है जो धीरे धीरे उन्हें अब्सॉर्ब कर चुका था। ये देखकर बंदे को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जमीन पर जोर से हाथ मारता है जिससे जमीन के 2 टुकड़े हो जाते हैं और फिर अपने खतरनाक वेपन को समन करता है जो कि देखने में बहुत कूल लग रहा था। अब वो अपने जायंट स्वॉर्ड से हमारे हीरो पर अटैक करता है, लेकिन उसने 2 फिंगर से इस अटैक को ब्लॉक कर लिया था। इतना ही नहीं, वो उसी 2 फिंगर का यूज करके उस स्वॉर्ड को शैटर कर देता है। अपनी 1000 सालों तक रिफाइंड की हुई स्वॉर्ड को अपनी आंखों के सामने चकनाचूर होता देखकर ये पर्सन समझ आता है कि ये वूजी के लेवल का मैच नहीं है, इसीलिए वो चुपचाप हार मान लेता है, क्योंकि वो समझ आता है कि ये प्योर डायमेंशनल क्रश है। इसीलिए वो रोकता नहीं है, बल्कि अंडरवर्ल्ड हेल में जाने का रास्ता उसे बता देता है कि ऑल्टर के थ्रू तुम अंदर एंटर कर सकते हो। वो सारे के सारे ऑल्टर के सेंटर में पहुंचते हैं और वहाँ पहुंचने के बाद तुरंत ही हेल में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अंडरवर्ल्ड हेल में पहुंचने के बाद उन्हें काफी सारे मरे हुए लोगों की सोल नजर आती है, जिन्हें की यही सारे लोग कैप्चर करके लेकर आए थे। उन्हीं के बीच में गार्ड सेंस करता है कि एक लिविंग बीइंग भी यहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे ही उसकी नजर वूजी पे पड़ती है, वो चिल्ला चिल्ला के उसे मेंशन करना शुरू कर देता है। उसकी आवाज को सुनने के बाद वहाँ पर 4 गार्ड्स आ जाते हैं जो कि हेलगेट की पहरेदारी कर रहे थे। ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। इनमें से एक एक के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी। डीमन होने के बावजूद भी वो क्लियरली वूजी पर काफी खतरनाक अटैक कर रहे थे, लेकिन ये तो वूजी ठहरा सिर्फ अपने पावर के वेव्स को रिलीज करता है, जिससे कि एक एक करके वो सारे निपटने शुरू हो जाते हैं। हालांकि मरने से पहले उन गार्ड्स ने यहाँ बाकी डीमंस की हालत खस्ता कर दी थी। बेचारे खून की उल्टी करने लग गए थे। जैसे ही वो गेट को क्रॉस करके अंदर एंटर करते हैं, उनके सामने व्हाइट और ब्लैक ड्रेस पहने 2 पर्सन अपीयर हो गए थे, जिन्हें देखने के बाद ब्लड डीमन काफी बुरी तरीके से शॉक हो जाता है। कहता है कि अब तो हम जिंदा नहीं बचने वाले। ये ब्लैक व्हाइट ड्रेस प्रोटेक्टर्स हैं, जो कि अंडरवर्ल्ड में आने से पहले हाफ इमॉर्टल्स हुआ करते थे, यानी कि इनकी पावर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब अगर उनका सामना करना पड़ा तो ये लोग मरने के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने आते ही यहाँ पर मैसिव साइक्लोन क्रिएट करना शुरू कर दिया था। वूजी ये देखने के बाद कि अब धीरे धीरे इन डीमंस की पावर्स बढ़ती जा रही है और आगे एक से बढ़कर एक पावरफुल डीमंस आ रहे हैं, तो वो इन छोटे डीमंस को कहता है कि मैं आगे खुद चला जाऊंगा, तुम लोगों को मेरे साथ कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जैसे ही वो अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, ये दोनों व्हाइट ब्लैक प्रोटेक्टर्स एक साथ उस पर धावा बोल लेते हैं, लेकिन हमारा हीरो अपनी बॉडी के आसपास एक बैरियर बनाता है, जिससे उनकी सारी की सारी अटैक पावर वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होती है, जिसके इफेक्ट में आकर ये दोनों छुटक कर दूर गिर जाते हैं। वो ब्लड डीमन देखकर हैरान था कि ये दोनों प्रोटेक्टर्स भी उस लिविंग बीइंग के आगे टिक नहीं पाए। वो तो सिर्फ अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था और इनकी सारी लाइटनिंग पावर को वो एब्जॉर्ब कर चुका। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बंदे की लिमिट क्या है, आखिर कितना पावरफुल बंदा इसके सामने आकर टिक सकता है, क्योंकि ये तो किसी को भी एक ही झटके में धूल में मिला देता है। अब तक तो ब्लड डीमन को यही लग रहा था कि ये पावरफुल होगा, लेकिन कितना पावरफुल होगा, अब उसके दिमाग में कोई लिमिट्स ही नहीं आ रही। ये सोचकर कि कहीं ये बंदा कोई गॉड तो नहीं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ब्लड डीमन को खुद से बड़बड़ाना देखकर हमारा वूजी भी लाइक, तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं। पर वो डीमन डिसाइड करते हैं कि वो वूजी के साथ ही सफर कंटिन्यू करेंगे। पता नहीं पीछे जाने के बाद उनके साथ क्या हो, कम से कम वूजी के साथ रहने पर वो सेफ तो होंगे। वो उसके साथ ही आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ आगे रास्ते में जाने के बाद उन्हें एक विच नजर आती है, जो कि किसी तरीके का जहरीला सूप बना रही थी। वो वूजी को देखकर ऐसे रिएक्ट करने लगती है जैसे कि वो उसे सालों से जानती हो, कि कितने 1000 सालों बाद आए तुम, मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। चलो अब जल्दी से ये सूप पी लो, इसको पीने के बाद तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। पर वूजी कहता है कि मुझे तो किसी चीज की चिंता है ही नहीं, तो फिर मैं इस सूप को क्यों पीऊं। ये कहकर वो उस सूप को फेंक देता है, जिससे वो विच चिढ़ जाती है। वो उस पर अटैक करती, लेकिन वो हमारे हीरो को टच भी नहीं कर पाती, क्योंकि वो उसके जेड ब्रेसलेट को वहीं पर तोड़कर चकनाचूर कर देता है। अब जब वो वूजी को टच नहीं कर पा रही थी, तो वही शौक होकर खड़ी रह जाती है और हमारा वूजी आगे बढ़ते हुए कहता है, बूढ़ी आंटी आपका सूप देखने में बहुत ही ज्यादा अगली है, इसे बेहतर करो, कुछ खूबसूरत बनाओगी तो क्या पता कुछ गधे इसे पी भी लें। वूजी का ये जवाब सुनने के बाद बाकी डीमंस मुंह दबाकर हंसना शुरू कर देते हैं कि इसने क्या बोल दिया। अब आगे बढ़ते हुए वो फाइनल गेट तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एंटर करने के बाद उनके सामने अंडरवर्ल्ड के रियल गॉड्स आ चुके थे, या कहें रियल डीमंस लॉर्ड आ चुके थे, जिनको देखने के बाद ये टुच्चू डीमंस डर के मारे कांपना शुरू कर देते हैं कि देखा, हम जिनके बारे में आपको बता रहे थे वो ये लोग हैं, इनसे सामना करना अब आपको भारी पड़ेगा। वहीं
वहीं दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड लॉर्ड्स को दिखाते हैं जो कि वूजी को धमकाते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा इमॉर्टल बीइंग अपने छोटे मोटे ट्रिक्स का यूज करने के बाद तुम हेल में एंटर कर जाओगे। तुम जिनसे लड़कर आए हो ये मत सोचना कि वो यहाँ के सबसे पावरफुल बीइंग्स थे जिन्हें तुमने हरा दिया। तुम जानते भी नहीं कि अंडरवर्ल्ड की टेरिफाइंग पावर आखिर दिखती कैसे है। ये कहकर वो एक जायंट स्क्रॉल ओपन कर देते हैं। ये कहकर वूजी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं कि तुमने अंडरवर्ल्ड रूल्स को एक खिलौना समझकर तोड़ने की जरूरत की। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी जब हम तुम्हें गोस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। देखते ही देखते काफी सारे मंत्र अपीयर होकर हमारे हीरो को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन वो अभी भी बहुत ही ज्यादा नॉर्मल था। वो उन लोगों से कहता है कि देखो मैं आखिरी बार तुम्हें ये बता रहा हूँ, इसके बाद ना तो तुम्हें ऑफर मिलेगी और ना तो मैं इस बात का जिक्र करूंगा। हजारों सालों पहले मेरे दोस्त की सोल को कैप्चर करके अंडरवर्ल्ड लाया गया था। मैं जानता हूँ कि वो यही है, बस उसे मुझे हैंड ओवर कर दो। मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। बदले में अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ। ये कहकर वो उन लोगों को अपनी पावरफुल जड़ी बूटियां दिखानी शुरू कर देता है, वही हजारों सालों पुराना ट्रेजर। लेकिन जब वो सारे के सारे इसे एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं तो हमारा हीरो अपनी अल्टीमेट पावर यूज करके उनके उस स्क्रॉल के चीथड़े उड़ा देता है। जब पहली बार हमारा हीरो ये अटैक करता है ना तो उन डीमंस की छाती चौड़ी हो जाती है। वो तो कहते हैं कि बस अब मैं अंडरवर्ल्ड को छोड़कर वूजी को फॉलो करूंगा। आज से यही मेरा मास्टर है। मैंने मान लिया इन्हें अपना मास्टर। बाकी सारे भी अलग अलग रीजन ढूंढने लगते हैं कि वूजी को कैसे फॉलो करे। वहीं दूसरी तरफ वूजी को दिखाते हैं जब ये लोग दोबारा अंडरवर्ल्ड के पावर का यूज करके उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। उसे स्पिरिचुअल चेन से ट्रैप कर लेते हैं। आसपास से डेमोनिक वेपन से उसको ट्रैप करके अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि 17 हेडेड ड्रैगन डीमन बीस्ट भी उसके ऊपर छोड़ देते हैं। तब वूजी उनसे एक ही सवाल करता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं इमॉर्टल हूँ? क्या पता मेरी ताकत इमॉर्टल से भी ज्यादा की हो। ये कहकर वो उन लॉर्ड्स को अपना काम करने देता है जो कि एक से एक ताकतवर स्किल्स का यूज करके उसको ट्रैप करने का ट्राई करने लगते हैं। जितनी देर में वूजी उनकी नजरों में बंदी बनता जा रहा था ना उतने में ये चुच्चे डीमन डर के हमारे हाथ पैर जोड़ना शुरू कर देते हैं कि लॉर्ड्स हमें माफ कर दीजिए। उन्हें तो अपनी नानी दादी याद आने लगती है। उनमें से एक ने तो ये बोलना शुरू कर दिया था कि देखो मैं तो किडनैप हो गया था, मुझे ये बंदा पकड़ के जबरदस्ती यहाँ तक लाया, मैं अपनी मर्जी से इसे फॉलो नहीं कर रहा था। लेकिन जब वो लॉर्ड्स पूरी तरह से अपनी ताकत का इस्तेमाल कर लेते हैं तब हमारा वूजी सिंपली अपने 2 फिंगर को रिलीज करता है और उनके सारे अटैक को पूरी तरह से शैटर कर देता है, जिससे देखते ही देखते आसमान साफ हो जाती है। वो सारे लोग भी अपना सर पकड़कर कांपना शुरू कर देते हैं कि आखिर ये किस तरीके का मॉन्स्टर उनके सामने आ गया है। जब ये छोटे डीमंस देखते हैं कि ये लॉर्ड अब डरने लग गए हैं तो वो फिर से छाती तान कर खड़े हो जाते हैं कि देखा मेरे मास्टर की इनविंसिबल पावर, इसके आगे कोई नहीं टिक सकता। इसके बाद तो वूजी कहता है कि अब चुपचाप मेरे सामने वो लाइफ एंड डेथ बुक अपीयर करो, मुझे देखना है कि वह मेरे दोस्त का नाम है या नहीं, वरना तो तुमने कह रखा है कि अंडरवर्ल्ड टेरिफाइंग है लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मेरी टेरिफाइंग पावर्स क्या हैं। ये कहकर अपनी पावर का थोड़ा सा नमूना शो करता है तो एक एल्डर दांत पीसते हुए तैयार हो जाता है। वो थोड़ी सी एक्टिंग करता है कि वो बुक ओपन करने का प्रोसेस कर रहा है लेकिन उसके मुंह से खून की उल्टी निकल रही है और यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट हो गया है, मतलब अंडरवर्ल्ड उसे ऐसा करने नहीं दे रही है। हमारा हीरो उसके बैरियर को तोड़ते हुए कहता है कि मेरे आगे ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत मत करना। वो कहता है कि मेरी हाफ स्पिरिचुअल बॉडी बाहर है लेकिन वो भी तहलका मचा रही है, तो सोच लो मेरी फिजिकल बॉडी कितना तहलका मचाएगी। इस बात से तो सच में वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने आंखों से देख लिया कि ये बंदा क्या कर सकता है। तो जब हमारा वूजी कहता है कि टाइम नहीं है मेरे पास, मेरे पेशेंस को टेस्ट मत करो, तो वो सारे जल्दी जल्दी इस बुक को ओपन करके चेक करने लगते हैं कि क्या वहाँ सच में ली जिंगहाई का नाम है या नहीं। थोड़ा सा ढूंढने के बाद ही उन्हें ली जिंगहाई का नाम शो होना शुरू हो जाता है। तो बस फिर क्या था, वूजी कहता है मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। उन लोगों को डराने के लिए वो वहाँ पर एक डोमेन क्रिएट कर देता है जिसके प्रेशर को फील करने के बाद वो सारे के सारे बंदे सच बोलना शुरू कर देते हैं कि हाँ सालों पहले यहीं से क्रिएचर्स गए थे जिन्होंने लीक लैंड पर हमला कर दिया था और वहाँ के एक एक इंसान को मारकर उनकी सोल को कैप्चर करके ला रहे थे। उन्हें वहाँ पर एक वुडन बॉक्स भी मिलता है। हालांकि जब वो ऐसा कर रहे थे तो ली जिंगहाई की बॉडी को लाने से पहले ही वहाँ पर जाओ क्लैन ने भी एंट्री मार ली थी क्योंकि वो ली क्लैन को मारने के लिए कब से इंतजार कर रहे थे। तो जब उन्हें मौका दिखता है कि मॉन्स्टर उन पर हमला करे तो इसी बीच वो भी हाथ साफ करके ली जिंगहाई को मार देते हैं। अंडरवर्ल्ड के लोग उसकी बॉडी को कैप्चर करके यहाँ ले तो आए थे लेकिन उसकी सोल को निकालने से पहले ही वहाँ पर एक इनएक्सप्लिकेबल पावर अंडरवर्ल्ड की छतों को तोड़ते हुए एंटर करती है और वहाँ से ली जिंगहाई की बॉडी को कैप्चर करके ले जाती है, जिस पर ये कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि इन्हें सोर्सेस का ही नहीं पता था। इनएक्सप्लिकेबल पावर के बारे में सुनकर हमारा हीरो भी सस्पिशियस नजर आता है कि अब ये कौन सा दुश्मन पैदा हो गया और आखिर उस चीज को ली जिंगहाई की बॉडी ही क्यों चाहिए थी। जब वो इस बारे में सोच रहा था तभी अंडरवर्ल्ड लॉर्ड उसे बताते हैं कि यहाँ पर टोटल 10 हेल्स मौजूद है। उनके लॉर्ड्स ने आपस में बैठकर मीटिंग बिठाई थी इस चीज
उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया था, तब उन्हें पता चला कि वो चीज इस अंडरवर्ल्ड हेल से तो बिलोंग नहीं करती है, ना ही हेवन से और ना ही इस दुनिया से। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि वो इमॉर्टल रियाल्म से भी बिलोंग नहीं करती है। मतलब इमॉर्टल रियाल्म के बाहर की ताकत। आखिर ली जिंगहाई की बॉडी में ऐसे कौन से हिडन सीक्रेट मौजूद हैं जिसे रिवील करने के लिए वो सारे लोग उसे कैप्चर करके ले गए होंगे? ऐसा सीक्रेट जिसने ऐसी चीज को अट्रैक्ट किया जो इमॉर्टल रियाल्म के बॉर्डर को क्रॉस करके एग्जिस्ट करता है। ये वाला मैटर क्लियर करने के बाद हमारा हीरो वूजी उन सारे लॉर्ड से सवाल करता है कि क्या यहाँ पर बाकी लिन फैमिली के मेंबर्स भी मौजूद हैं? मतलब ऑब्वियसली उनकी सोल्स। वो सारे लोग हामी भरते हैं, तो यहाँ वूजी का नेक्स्ट सवाल ये था कि क्या जाओ फैमिली की सोल्स भी यहाँ पर मौजूद है? मैं चाहता हूँ कि जाओ फैमिली की सभी सोल्स को यहाँ मेरे सामने लाकर हाजिर किया जाए। तो फिर क्या था, जाओ फैमिली की जितनी भी सोल्स वहाँ पर मौजूद थी अंडरवर्ल्ड में उनके सामने प्रेजेंट की जाती है। वूजी सभी लॉर्ड्स के सामने खड़े होकर उन्हें ऑर्डर देते हुए कहता है कि अगर मैं यहाँ जाओ फैमिली के सभी सोल्स को जान से मार दूं या खत्म कर दूं तो क्या इसमें तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है? बेचारे वूजी की पावर से अच्छी तरह से रूबरू हो जाते हैं, इसीलिए मना करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। हाँ करने के पहले अच्छा खासा सोच लेते हैं क्योंकि पसीने पसीने हो चुके थे, लेकिन फिर भी वूजी को मना नहीं कर पाते, हम ही भर देते हैं। लेकिन वूजी यहाँ कहाँ रुकने वाला था। वो कहता है कि जाओ फैमिली को मारने के बाद मैं चाहता हूँ कि लिन फैमिली के सारे स्पिरिट्स यहाँ से बाहर निकल जाए, मतलब रियल वर्ल्ड में। ये सुनकर तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि इतना काफी नहीं था कि वो जाओ फैमिली के स्पिरिट्स को मार रहा है, अब वो यहाँ से लिन फैमिली की सभी स्पिरिट्स को अपने साथ ले जाना चाहता है। उनके मन में था कि ये तो खुल्लम खुल्ला दादागिरी कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे, इसीलिए ना चाहते हुए भी दिल पे पत्थर रखे हाँ कर ही देते हैं कि ठीक है ले जाना। पर वूजी की डिमांड्स थी कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो उनके सामने डील रखता है कि वो लिन फैमिली के सभी सोल्स को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन स्पिरिट फॉर्म में नहीं बल्कि उन्हें वापस से जिंदा करके। ये बोलकर वो लॉर्ड्स को सोचने का मौका नहीं देता और देखते ही देखते जाओ फैमिली के सभी मौजूदा स्पिरिट्स को वैनिश कर देता है। हालांकि वो अपनी जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि तुम्हें जिंदा रखने की एक भी रीजन नहीं है उसके पास, लेकिन मारने की अनलिमिटेड है। या ये देखने के बाद कि लिन फैमिली की सभी स्पिरिट्स हमारे हीरो के साथ रियल वर्ल्ड वापस जाएगी, वो भी जिंदा होकर, वो सारे तो खुश हो जाते हैं। वो वूजी के शुक्रगुजार थे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके एंसेस्टर ली जिंगहाई का दोस्त उन्हें बचाने के लिए यहाँ अंडरवर्ल्ड तक आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड्स को दिखाते हैं जो अपने अंडरवर्ल्ड में हो रही रूल्स की वायलेशंस के चलते कुछ नहीं कर पा रहे थे सिवाय दांत पीसने के। इसके बाद जब वूजी कहता है कि क्या इन्हें जिंदा करने का कोई तरीका है, वो सारे लोग गुस्से में तिलमिला उठते हैं, लेकिन फिर भी जवाब देते हैं कि एक तरीका तो है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हमें हेवनली पनिशमेंट की लैंड पर जाना होगा। वहाँ की मिट्टी सालों से हेवनली ट्रिब्यूलेशन की स्ट्राइक झेल रही है, इसीलिए वो एक्सट्रीमली प्योर, यांग और रिजिड एनर्जी से भरी हुई है। उसी मिट्टी का यूज करके फिजिकल बॉडी को रिक्रिएट किया जा सकता है, लेकिन वो जगह हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सेंटर पॉइंट है। वहाँ अगर फॉर्मर एम्परर भी चला जाए तो उसकी भी मौत हो जाएगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर आप वहाँ गए तो वहाँ से जिंदा लौटेंगे। लेकिन वूजी उनकी बातों को इग्नोर करते हुए उनसे लोकेशन मांगने लगता है कि मुझे जल्दी बताओ आखिर ये हेवनली पनिशमेंट लैंड है कहाँ पर। अब ये सुनकर कि इतनी खतरनाक जगह पर जाने के लिए भी ये बंदा खुशी खुशी तैयार है, बेचारा ब्लड डीमन तो सुनते ही बेहोश हो जाता है। वहीं उन लॉर्ड्स के मन में ये था कि अगर तू मरना चाहता है तो हम थोड़ी ना तुझे रोकेंगे, इसलिए चुपचाप उसे स्क्रॉल पकड़ा देते हैं और वो भी बाकी सारी सोल्स के साथ वहाँ से निकलते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे अंडरवर्ल्ड में आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम आए तो बस मुझे याद कर लेना। उसके जाने के बाद ये सारे लॉर्ड्स कह रहे थे कि क्या ये खुद को इतना ज्यादा महान कल्टीवेटर समझता है कि जाकर सीधा हेवन से बढ़ने की तैयारी कर रहा है। वैसे भी खैर अगर इसे मरने का शौक चढ़ा है तो इसे मरने दो, अगर वहाँ से भी ये जिंदा लौट के आ गया ना तो इसे खत्म करने का हमें कोई और प्लान बनाना होगा। इसीलिए जल्द से जल्द हमारी इंसल्ट का बदला लेने के लिए बाकी सारे रियान के लॉर्ड को ये इन्फॉर्मेशन भेजो कि हमें इसे जान से मारना होगा, वरना ये आगे चल के हमारे लिए इससे भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। मतलब इतनी बुरी तरीके से हारने के बावजूद भी ये अभी भी वूजी का सामना करना चाहते थे। इधर दूसरी तरफ हमें वूजी को दिखाते हैं जो पोर्टल ओपन करते हुए पहुंच जाता है सीधा होली लैंड। वहाँ पर जब दाहुआन की नजर अपने मास्टर पर पड़ती है तो वो उनके साथ उनके पीठ पीछे हुई घटनाओं की शिकायत करनी शुरू कर देता है। उसे इतना क्यूटली डिस्क्राइब करता हुआ देखकर हमारा हीरो से टोकते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे पता है मेरे पीठ के पीछे क्या हुआ है। इसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके दाहुआन को हील करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। मेरे पीठ के पीछे तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी किंग खान को प्रोटेक्ट करने के लिए, इससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ। तुम्हारी कल्टीवेशन अभी भी बहुत ज्यादा लो है, अगर मैं दोबारा किंग खान को तुम्हारे भरोसे छोड़ के गया तो तुम मुझे बचा नहीं पाओगे, इसीलिए तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये बोलकर वो वहाँ पर फिर से पोर्टल ओपन करते हैं और ट्रेजर्स का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। इतने रेयर ट्रेजर्स जिसे देखकर हमारा दाहुआन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जब उसके मास्टर कहते हैं कि जाओ इसमें से जो दिल करे वो खाकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाओ। इतना ही
तो सुनना था बेचारे को, फटाफट से दौड़ के जाता है और ट्रेजर्स खाने शुरू कर देता है। इधर ब्लड डीमन को दिखाते हैं जो कि हमारे वूजी के साथ रियल वर्ल्ड में आ चुका था और चुप चुप के अपनी आंखों से उस छोटे से कुत्ते को इतने बड़े ट्रेजर को खाता हुआ देखता है और अपने सामने मौजूद एक रेयर स्वॉर्ड को देखता है जो कि इमॉर्टल्स यूज किया करते थे। तो उसके मन में जेलसी आने लगती है हमारे दाहुआन के लिए। वो कहता है कि ये कुत्ता भी मुझसे कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा है, बताओ इसके मास्टर से हेवनली ट्रेजर्स पकड़ा रहे हैं। अब उसके मन में चल रहा था कि क्या उसे भी ये ट्रेजर्स हासिल करने के लिए इस कुत्ते से दोस्ती करनी पड़ेगी। किंग हान को दिखाते हैं अब तक उसे भी खबर मिल चुकी थी कि वूजी यहाँ पर आ चुका है, तो जैसे ही वो सुनती है दौड़ी दौड़ी उसके पास पहुंच जाती है। अब वो तो उसे देखते ही सीधा गले से लगाते हुए पूछती है कि क्या आप ठीक है ना, अंडरवर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। वूजी भी उसकी क्यूट वाली हरकतें देखकर खुश था और वो उसे बताता है कि तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, मैं पूरी ली क्लैन को अंडरवर्ल्ड से यहाँ पर लेकर आ गया। ये सुनकर पूरी ली फैमिली वापस से यहाँ पर आ चुकी है। किंग हान काफी ज्यादा खुश थी, खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वही वूजी देखते ही देखते अपनी स्पिरिचुअल चेन का यूज करता है, पोर्टल ओपन करता है और सारे ली क्लैन के सोल्स को बाहर निकाल लेता है। वो लोग भी रियल वर्ल्ड में वापस आकर काफी ज्यादा हैरान थे। वहीं इधर होली लैंड के एल्डर्स को दिखाते हैं अपनी आंखों के सामने ये इम्पॉसिबल नजारा देखने के बाद वो यही सोच रहे थे कि किस तरीके की टेरिफाइंग पावर्स है इस बंदे के पास, ये मरे हुए लोगों की सोल्स को खींचकर अंडरवर्ल्ड से वापस ले आया। वूजी ब्लड डीमन और दाहुआन से कहता है कि अब हमें जल्द से जल्द ली फैमिली के लिए एक रहने की जगह ढूंढनी होगी। तो वो सारे रियाल में चक्कर काटते हुए फाइनली रॉयल फैमिली के पास पहुंच जाते हैं, जहां रॉयल फैमिली को खाली करवाने का काम और किसी को नहीं बल्कि दाहुआन और ब्लड डीमन को दिया जाता है, जो दोनों काफी एक्साइटेड थे एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने के लिए कि देखते हैं कौन सबसे पहले रॉयल फैमिली की जगह को खाली करवाता है। वहां पहुंचते ही ब्लड डीमन ने जोर से अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी थी कि देखो तुम्हारे ग्रैंडफादर यहाँ आ चुके हैं, अब जल्दी से ये जगह खाली करो अगर मरना नहीं चाहते तो। रॉयल फैमिली के चारों गार्डियन सामने आते हुए कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ आकर रॉयल फैमिली के ऊपर आवाज उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जोश जोश में उन्होंने ये बोल तो दिया था, लेकिन जैसे ही उनकी नजर ब्लड डीमन पर पड़ती है तो एंशिएंट ब्लड डीमन को वापस से अपने सामने सही सलामत देखने के बाद उनकी भी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। लेकिन फिर भी खुद को जैसे तैसे संभालते हुए वो रॉयल फैमिली के पैलेस के बाहर मौजूद प्रोटेक्टिंग बैरियर को एक्टिवेट कर देते हैं, ये कहते हुए कि इस बैरियर के रहते तो गॉड्स भी यहाँ आकर रॉयल फैमिली की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकते। तो तुम तो बहुत दूर की चीज हो बेटी, तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए वापस लौट जाओ। पर अब तक वूजी भी वहाँ पहुँच जाता है, जो अपने पास से एक और खास ट्रेजर निकाल कर हमारे ब्लड डीमन के हवाले एक जायंट स्वॉर्ड कर देता है, जो आज से उसका वेपन होने वाला था, जो उसके ब्लड के साथ कनेक्ट होकर उसका वेसल बन चुका था। हमारा हीरो कहता है कि जाओ इसकी हेल्प से इस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दो। फिर क्या था, वूजी का ऑर्डर मिलते ही ब्लड डीमन ने एक जबरदस्त स्लैश लगाया था, जिससे उस फॉर्मेशन के चीथड़े उड़ जाते हैं। अब वो फॉर्मेशन उन एल्डर्स की पावर की वजह से टिकी हुई थी, तो वो सारे लोग भी इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन अभी भी हार नहीं मानते। वो रॉयल फैमिली के गार्डियन को बाहर बुला लेते हैं, जो कि किसी बीस्ट की तरह लग रहा था। ये ब्लड थर्स्टी बीस्ट क्लियरली एक डीमन था, जिसे ये लोग रॉयल फैमिली ब्लड ऑफर करके अपना गार्डियन बनाकर रख रहे थे, ताकि ये उनकी रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करता रहे। अभी जब उसके सामने ब्लड डीमन आता है तो वो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है मल्टीपल सोल्स का यूज करके, लेकिन यहाँ पर वो उसी का वेपन न केवल अपने अटैक्स को पावरफुल बना रहा था, बल्कि वो ब्लड डीमन की कल्टीवेशन को भी इंक्रीज करते जा रहा था। इसीलिए उसके लिए इस बंदे को मारना आसान काम हो जाता है। वो एक ही जबरदस्त स्लैश में इस बंदे के चीथड़े उड़ा चुका था और अब इसके बाद रॉयल फैमिली पूरी तरह से उनके कब्जे में थी। लेकिन ब्लड डीमन अपनी पावर बढ़ने के बाद इतना ज्यादा जोश में आ जाता है कि पैलेस को ही चीर देता है। अपना काम निपटाने के बाद जब वो वूजी के पास जाता है, ये सोचकर कि वूजी उसकी तारीफ करेगा कि उसने रॉयल फैमिली को कितने आराम से खाली कर दिया, वो तो हैवी डायलॉग मारने शुरू कर देता है कि मास्टर देखा आपके सबऑर्डिनेट ने कितने आराम से ये मसला निपटा दिया, देखिए अब रॉयल फैमिली पूरी तरह से आपकी है। लेकिन तभी दाहुआन आगे आता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहता है कि इस तरीके से काम करता है गधे, पैलेस को चीर के रख दिया तूने, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह लेने की, अपनी औकात में रह। दोनों के बीच में तू मैं हो ही रही थी कि यहाँ वूजी उनको इग्नोर करते हुए किंग हान और ली फैमिली के लोगों को यहाँ पर ले आता है, ये कहते हुए कि आज से ये उनका न्यू पैलेस है, उन्हें यहाँ पर किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होने वाली। वो दाहुआन से कहता है कि देखो मैं इन लोगों के सॉइल को लेने के लिए पनिशमेंट फॉरबिडन लैंड जाने वाला हूँ, इसीलिए मेरे पीछे से इन लोगों का ध्यान तुम्हें ही रखना होगा, तो अपनी कल्टीवेशन को भी टाइम टू टाइम इंक्रीज करते रहना। फिर क्या था, दाहुआन जोश में आते हुए कहता है कि फिक्र मत कीजिए मास्टर, इस बार तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन किंग हान को कुछ भी नहीं होने दूंगा, आपके ट्रेजर्स अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। किंग हान हमारे वूजी के जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो कहती है कि क्या आपका जाना जरूरी है, मैं चाहती हूँ कि ली फैमिली वापस से जिंदा हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मैं आपको खो दूं। वूजी उसे प्यार से समझाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं सही सलामत वापस आ जाऊंगा, और मेरे लिए सबसे जरूरी ली किंग हाई है, अभी तक वो नहीं मिला है, और जब तक मैं उसे न ढूंढ लूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला। इधर ली फैमिली के सारी स्पिरिट्स अपने घुटनों पर आ जाती है, ये सोचकर कि ये बंदा उन्हें बचाने के लिए पहले तो अंडरवर्ल्ड गया, अब उन्हें जिंदा करने के लिए हेवनली पनिशमेंट लैंड जाने वाला है। सारे
सारे अपने अपने में लगे हुए थे। यहाँ ब्लड डीमन को दिखाते हैं, उसके दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पकने लगती है। वो कहता है कि मास्टर, मैं सोच रहा था कि क्यों ना दाहुआन के साथ मैं भी ली क्लैन को प्रोटेक्ट करूं। वो अकेले प्रॉब्लम से लड़ नहीं पाएगा ना। उसके अपने मन में तो चल रहा था कि इस बंदे के साथ जाकर कौन हेवनली ट्रिब्यूलेशन से पंगा लेगा। पिछली बार तो मरते मरते बचाऊं, इस बार कहीं सच में ना मर जाऊं। पर हमारा हीरो उसकी बातों पे कान नहीं देता। उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ चलने वाले हो। और ये कहकर वो खींच कर ले जाता है उसे। मल्टीपल पोर्टल्स को क्रॉस करते हुए फाइनली वो दोनों हेवनली फॉरबिडन लैंड तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हेवनली रिवोल्यूशन होने वाला था। उन्हें वहाँ की सेंटर तक पहुँचना था। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, ब्लड डीमन की हालत खराब होनी शुरू हो जाती है कि ये जगह तो देखकर ही डर लग रहा है। ऐसे खतरनाक जगह पर किसका मन करता होगा शौक से आके मरने का। इस पागल के अलावा खुद तो आया है, साथ में मुझे भी लाया है। मना करता तो भी मरता, साथ आया हूँ तो भी मरूंगा। ये सोचकर वो डर से कांपी जा रहा था कि तभी वहाँ पर एक और खतरनाक पर्सन की एंट्री होती है, जो कि कैरेज में उन्हीं की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वो यहाँ पर दो अनोनिमस पर्सन को देखता है, उनसे सवाल करना शुरू कर देता है कि आखिर लोअर रियाल्म के एनिमल्स की यहाँ आने की जरूरत कैसे हुई, कौन हो तुम दोनों और यहाँ आने की वजह क्या है। ये बंदा तो देखने से ही काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ऊपर से वो उन्हें ऐसे धमका धमका के और डरा डरा के बात कर रहा था ना कि क्या तुम्हें इमोर्टल्स के रूल्स का नहीं पता, लोअर रियाल्म के बंदे अपर रियाल्म में नहीं आ सकते। बताओ तुम्हें भेजने वाले पर्सन का नाम क्या है, कौन से क्लैन से बिलोंग करते हो तुम, मैं अभी के अभी उसे जाकर खत्म कर दूंगा। उस बंदे की धमकी भरी बातें सुनकर यहाँ वो उसे का पारा हाई होने शुरू हो जाता है, लेकिन वो काफी कामली ब्लड डीमन से कहता है कि अपने क्रिस्टल ब्लेड का यूज करो और मेरे आगे के रास्ते को साफ करो, मुझसे और ये ज्यादा बकवास हैंडल नहीं होगी। अब ये सुनकर कि वूजी चाहता है कि वो इस बंदे को जान से मारे, वो चिल्लाते हुए कहता है कि लॉर्ड कैसी बात कर रहे हैं आप, आपने मुझे ये जो स्वॉर्ड दी है समझ लो कि मैं टोफू काटने के लिए इसे खरीद कर लाया हूँ, और आप चाहते हैं कि मैं इससे नारियल काटूं। नारियल तक तो फिर भी था, आप चाहते हैं कि मैं इससे पहाड़ काटूं। मुझ पे थोड़ा तो रहम दिखाइए, मेरी कल्टीवेशन इतनी भी अच्छी नहीं है, अभी तो मर के वापस आया हूँ। ये कहकर रोते रोते वूजी के पीछे छुप जाता है कि खुद देखिए ये राक्षस कितना ज्यादा डरावना लग रहा है, आपको लगता है कि मैं इसे हराऊंगा। वूजी ये जानने के बाद कि ब्लड डीमन इस वजह से फाइट करने से रेजिस्ट कर रहा है क्योंकि उसकी ब्लेड की पावर कम है, तो वो कहता है कि बस इतनी सी बात। ये कहकर वो अपने स्पिरिचुअल पावर के एक ड्रॉप का यूज करके उस ब्लेड को पावरफुल बना देता है, जिसके अंदर से फायरस एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है। और ये देखने के बाद ब्लड डीमन का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आता है, जिससे वो एटलीस्ट फाइट करने के लिए तैयार हो गया था। वहीं दूसरी तरफ उस गार्डियन एंजल को दिखाते हैं, वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुझे क्या लगा इस छोटे से ब्लेड को अपग्रेड करने के बाद तो मुझसे सामना कर सकता है, मेरे पास होली वेपन है, इसके आगे तुम ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाओगे। ये बोलने के बाद अपने एक्स को थ्रो कर देता है, जो कि तेजी से ब्लड डीमन की तरफ आगे बढ़ने लगी थी। ब्लड डीमन तो डर रहा था, उसने अपनी आईज को कवर कर लिया था। तो यहाँ वूजी कहता है कि डरो मत, अपने स्वॉर्ड को चलाओ, देखना वो इसका खेल खत्म कर देगी। वूजी का इतना कहते ही ब्लड डीमन एक स्लैश लगाता है अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से, और देखते ही देखते वो होली वेपन पूरी तरह से शटर हो जाता है। अपनी आंखों के सामने सिर्फ एक ही अटैक में अपने उस होली वेपन को इस तरीके से शटर होता देखकर वो बंदा हैरान था। वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, होली वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ ब्लड डीमन का एटीट्यूड साथ में आसमान पर पहुंच चुका है। एक होली वेपन को डिस्ट्रॉय करने के बाद उस बंदे का एटीट्यूड ऐसा था कि अब तू सामने आजा, तुझे भी निपटा दूंगा। अभी थोड़ी देर पहले तक इसकी हालत ऐसी थी कि ये वेपन उठाने से भी डर रहा था, और अब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि इतने बड़े पावरफुल बंदे को मारने की बात कर रहा है। वो बंदा ब्लड डीमन का एरोगेंस देखने के बाद कहता है कि छोटे चूहे, तुझे क्या लगा एक छोटे से वेपन को डिस्ट्रॉय करने के बाद तुम मुझे हराने की ताकत ले आया। रुक, तेरी गलतफहमी दूर कर तुझे यहीं गाड़ देता हूँ, ताकि किसी और मॉडल की दोबारा इमॉर्टल रियल में आने की जरूरत ना हो। ये कहकर अपने दूसरे एक्स की हेल्प से अटैक करना शुरू कर देता है। हालांकि वो ज्यादा अटैक्स कर भी नहीं पाया था कि यहाँ वूजी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ब्लड डीमन उससे भी निपटा देता है। उसके निपटने के बाद वहाँ का मौसम पूरी तरह से चेंज हो चुका था। ब्लड डीमन भी लाइक, मास्टर अब आप फिक्र मत करना, अब आपके रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना तो मैं उससे आराम से डील कर लूंगा। अब ये बंदा सामने से हमारे वूजी को ऑफर करता है कि अब कोई भी क्यों ना आए उसके साथ वो फाइट करेगा। बेचारे को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता क्योंकि उसकी ख्वाहिश 2 मिनट में ही पूरी हो जाती है, क्योंकि एक अनोनिमस आवाज आती है जो कि उन लोगों को वार्निंग दे रही थी कि तुम्हारी इमॉर्टल रियल में आने के बाद यहाँ पर क्योस मचाने की हिम्मत कैसे हुई, तुम खुद को समझते क्या हो। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि वहाँ के गार्डियन बीस्ट की थी। ये सेलेस्टियल गार्डियन बीस्ट हमारे दाहुआन से भी काफी ज्यादा पावरफुल था, 10x पावरफुल। ये था फायर फ्यूनिक्स किंग। वो अपनी गॉडली फायर किंग के ऑरा को शो करते हुए ब्लड किंग से कहता है कि यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। लेकिन एक फाइट को जीतने की वजह से यहाँ ब्लड डीमन का डर खत्म हो जाता है। उसे लगता है कि वो इसे भी हरा देगा। उसने इतने पावरफुल बंदे को हरा दिया और ये तो छोटा सा क्रिएचर है जिसे वो मुर्गी का बच्चा बोल के एड्रेस करने लगता है। अब ये देखकर फायर फ्यूनिक्स किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे एक मुर्गी का चूजा कहा। रुक, अभी तुझे दिखाता हूँ कि मुझे आखिर फायर किंग क्यों कहते हैं।
वो अपनी फायर पावर का यूज करता है और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बीस्ट क्रिएट करता है, जिनकी हेल्प से वो ब्लड डीमन पर अटैक करने को तैयार हो गया था। इस बार तो ब्लड डीमन भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता, वो भी फाइट के लिए तैयार था। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उसका ब्लेड एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है, जैसे उसकी कल्टीवेशन भी इम्प्रूव होने लग जाती है, तो उसमें थोड़ी और पावर ऐड हो गई थी। इससे वो 2-4 अटैक्स में ही उन सारे बीस्ट क्रिएचर्स को मार देता है। और अब बारी थी सच में फ्यूनिक्स किंग की, पर वो उस पर काफी सारे पत्थर थ्रो करता है। जब उससे भी ब्लड डीमन नहीं रुकता तो फिर एक वो टावर निकालता है जो कि एंशिएंट ट्रेजर था। उसकी हेल्प से भी उसने अटैक करने शुरू कर दिए थे, लेकिन वो भी ब्लड डीमन को नहीं रोक पाता। 2-4 स्लैश में वो उस पगोड़े को भी 2 हिस्सों में काट कर अलग कर देता है। इन सब में सबसे खास बात ये थी कि जैसे जैसे ब्लड डीमन सामने वाले पर्सन को हराता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी कल्टीवेशन इम्प्रूव होती जा रही थी। इसी वजह से वो खुद को और भी ज्यादा पावरफुल समझकर अटैक करने लगता है, जो कि उसके लिए सच में काम कर रही थी। ब्लड डीमन क्लियरली पहले से पावरफुल हो गया था, तो वो 2-4 मूव का और यूज करता है, जिनसे हिट होने की वजह से ये फ्यूनिक्स किंग जमीन पर गिर पड़ता है। अब वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। इससे पहले कि वो एक जबरदस्त स्लैश लगाकर उसका खेल खत्म करता, तभी वूजी ब्लड डीमन को रोकते हुए कहता है कि रुको, इसे जान से मारने की जरूरत नहीं है। और फिर वो फ्यूनिक्स किंग के सामने जाकर कहता है कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम मुझे अपना मास्टर मान लो, मुझे फॉलो करो, जिससे मैं तुम्हें अपना सेलेस्टियल बीस्ट पेट बना लूंगा, और दूसरा रास्ता ये है कि मैं ब्लड डीमन के सामने से हट जाऊंगा, जिससे वो तुम्हें निपटा देगा। हारने के बावजूद भी उस फ्यूनिक्स किंग की अकड़ कम नहीं हुई थी। वो कहता है कि मेरा मास्टर सिर्फ वही बन सकता है जो कि हेवन को कॉन्कर कर ले, और तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं है। तुम्हें क्या लगा मैं एक बीस्ट किंग हूँ, मैं ऐसे वैसे को अपना मास्टर क्यों बनाऊंगा? तो हमारा हीरो कहता है कि इसका मतलब तुमने पहले वाले ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया, तो तुम मरना चाहते हो। इसीलिए वो ब्लड डीमन से कहता है कि जाओ इस फ्यूनिक्स किंग की ख्वाहिश पूरी कर दो। ये सुनकर तो बेचारी की आत्मा उसकी बॉडी से निकल जाती है। कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा? अगर यही बात है तो ठीक है, मैं आपको अपना मास्टर मानने के लिए तैयार हूँ। तो वूजी उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जिससे अब से वो उसका स्पिरिचुअल पेट है। मास्टर बनने के बाद वूजी सबसे पहले उसके जहाँ जहाँ पर वुंड्स थे उनको हील करता है, उसके बाद उसकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे फायर फ्यूनिक्स किंग का मेक ओवर हो गया था। अब ये देखने के बाद कि हमारे वूजी की स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से उसकी कल्टीवेशन बढ़ गई है, वो ब्रेक थ्रू कर चुका, जो कि हजारों सालों से एक ही जगह पर स्टक होकर रह गई थी। फायर फ्यूनिक्स किंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मन में चल रहा था उसके कि क्या मैंने सही इंसान को अपना मास्टर बनाया। अब वूजी उस पर सवार होकर आगे का सफर कंटिन्यू करने वाला था। तो यहाँ फ्यूनिक्स किंग उससे पूछता है कि क्या आप मुझे बताएंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? वूजी बिना किसी रिएक्शन के कहता है कि मुझे पनिशमेंट लैंड जाना है, जहाँ पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन होती है, उसके सेंटर में ले चलो। ये सुनकर बेचारे फ्यूनिक्स किंग को डर लगने लगता है, लेकिन वो फिर भी रिएक्ट नहीं करता, बल्कि उसके एक बार ऑर्डर करने पर वो तेजी से उसे लेकर उसी जगह जाने लगता है। फ्यूनिक्स किंग अपने मुंह से तो कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन उसकी उड़ान को सेंस करते ही वूजी को पता लग चुका था कि ये डर रहा है। तो वो उसे पैट करते हुए कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, बस तुम वहाँ पहुँचो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इधर दूसरी तरफ हमारे हीरो वूजी को जब इमॉर्टल रियल में मौजूद कल्टीवेटर्स फायर फ्यूनिक्स के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं, तो उनके तो दांतों तले उंगलियां आ गई थी, क्योंकि ये एंशिएंट फायर किंग आज तक में किसी को अपना मास्टर नहीं माना था। उसका लास्ट मास्टर इस इमॉर्टल वर्ल्ड पर रूल कर रहा था। उन्हें समझ नहीं आता कि अब अगर इस बंदे ने इसको अपना पेट बना लिया है, इसे टेम किया है, तो ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और आज से पहले इसके बारे में किसी को पता क्यों नहीं चला? ये है कौन और कहाँ से आया है? यही सोच सोच कर सारे परेशान हुए जा रहे थे। वहाँ पे हमें खूबसूरत सी लड़की भी दिखाई जाती है, जो उन सबसे ज्यादा परेशान लग रही थी। वो कहती है कि ये कैसा सुप्रीम एग्जिस्टेंस है, जिसे फायर फ्यूनिक्स अपनी पीठ पर बिठाने को तैयार हो गई। यहाँ तक कि इस फायर फ्यूनिक्स ने इमॉर्टल के डायरेक्ट डिसाइपल को भी रिजेक्ट कर दिया था। इतना कहना था कि उनका डिसाइपल वहाँ सामने प्रेजेंट हो जाता है, जिसका नाम डूइंग था। डूइंग फायर फ्यूनिक्स से क्लियरली नाराज था, इसीलिए वो वूजी को अपना दुश्मन मान लेता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक होली सेलेस्टियल बीस्ट की इंसल्ट करने की, उसे अपना पेट बनाने की। तुम्हें मारकर मैं तुम्हारी सोल को रिफाइन करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाऊंगा। तुम्हें अपने इस एरोगेंस की कीमत चुकानी होगी। ये कहकर वो वूजी पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बेचारे की कल्टीवेशन इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि वो ब्लड डीमन के आगे टिक सकता, क्योंकि वो दोनों को ही प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ गया था और 2-4 मूव्स में ही उस बंदे को निपटा देता है। ब्लड डीमन को खुद को कितना अजीब लग रहा था। वो कहता है कि ये कितना कमजोर था और आपको धमकी देने लगा। वैसे डूइंग के मरने की खबर उसकी लवर तक पहुंच जाती है, जो कि इमॉर्टल पैलेस की क्वीन थी और इमॉर्टल एम्परर की इकलौती बेटी। उसका घमंड साफ बोल रहा था और अपने फेवरेट पर्सन को इस तरीके से मरता देखकर उसका गुस्सा फट पड़ता है। वो कहती है कि इतनी जुर्रत, इमॉर्टल पैलेस से कोई भी पंगा नहीं लेता और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये कहकर वो अपना बो और एरो तैयार कर लेती है। उसने सोल ट्रेसर एरो शूट कर दिया था और यहाँ इस चीज की खबर हमारे वूजी को भी हो जाती है। उसे काफी दूर से ही सेंस हो गया था, इसीलिए तो वो 2 फिंगर से उस अटैक को बीच में ही ब्लॉक कर लेता है।
उसे ये अटैक काफी ज्यादा बचकाना लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कौन बच्चा होगा जिसने इस तरीके से उसे टिकल करने की जरूरत की। हालांकि वो चाहे तो इसे इग्नोर कर सकता है, लेकिन करना नहीं चाहता। पता नहीं क्यों वो उसे सबक सिखाना चाहता है जिसने भी ये हरकत की है। वो उस एरो को पकड़कर रिवर्स कर देता है, जिससे वो उसी के ओनर को मारने के लिए निकल जाती है। अब तक पैलेस की क्वीन को उसके फादर की तरफ से ये मैसेज मिल चुका था कि तुम्हें उस पर्सन की तरफ कोई भी रेकलेसली बिहेव नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए वो कहता है कि अगर जिंदा बच के रहना चाहती हो तो फिर पंगे मत लेना। जो कुछ भी हुआ है इस मैटर को वो बाद में संभाल लेंगे। लेकिन वो कहती है कि फादर काफी ज्यादा देर हो चुकी, क्योंकि उसके हाथ से उसका एरो स्लिप हो गया। तभी उसके फादर कहते हैं कि वहाँ से भाग लो, लेकिन उसके लिए भी बहुत ज्यादा देर हो जाती है, क्योंकि उसका एरो आकर सीधा उसकी छाती के आर पार हो जाता है। ये देखकर कि उसका सोल ट्रेसर वेपन वापस से आकर उसी पर हिट हुआ है, वो कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ज्यादा सोचने से पहले ही उसका खेल खत्म हो चुका था। यहाँ वूजी अपने सफर में आगे बढ़ रहा था, जहाँ वो लोग सेंटर तक पहुँचने ही वाले थे कि उनका सामना बुल आर्मी करने लगती है। यहाँ तक कि फायर फ्यूनिक्स किंग भी उन बुल आर्मी से डर रही थी कि ये चाहे तो हड्डियों का सूरमा बना दे। फ्यूनिक्स किंग को आगे जाने से डर लग रहा था, तो हमारा हीरो डिसाइड करता है कि वो आगे का सफर पैदल तय करेगा। जैसे ही जमीन पर उतरता है वहाँ पे काफी सारे कंकाल नजर आते हैं, लेकिन वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। उबासी लेते हुए जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है, धूल उड़ाती आ रही वो बुल आर्मी देखते ही देखते एक ही सांस में वैनिश हो जाती है। अब अपने नए बने हुए मास्टर की ताकत देखने के बाद तो फायर फ्यूनिक्स किंग भी हैरान थी। और इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट हो जाता है खत्म। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। मेरी प्यारी बहनें और भाइयों, मेरा इतना ज्यादा सपोर्ट और साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही चैनल और वीडियोस को प्यार देते रहें, और साथ ही ये बताएं कि ये सीरीज कैसी लगी, कंटिन्यू करूँ या नहीं, याद से कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।